So hello everyone, welcome to my YouTube channel NEET CUT Chemistry. My name is यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर. सो ये नीट की फिफ्थ वीडियो है, नीट सीरीज में फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम एनसीईआरटी वन शॉट कर रहे हैं. पूरी एनसीईआरटी को एक लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट लाइन को आपको बता रहा हूँ. इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो या थर्मोकेमिस्ट्री हो, हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे. ऐसा थर्मोडायनेमिक्स आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा पूरे यूट्यूब पे. मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हो वो बताऊंगा. बहुत ही कम टाइम में चैप्टर खत्म कर देंगे. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैं आपके लिए नीट का फ्री कंटेंट लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत कम टाइम में आपको यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ. बिना देरी कर स्टार्ट करते वीडियो को, लेट्स बिगिन. तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट्स और पूरे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कराऊंगा, पीवाईक्यूज कराऊंगा. तो देखो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है. केमिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय मॉलिक्यूल्स कैन बी रिलीज्ड एज हीट. हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन व्हेन अ फ्यूल लाइक मीथेन, कुकिंग गैस और कोल बर्न्स इन एयर, जब इनको बर्न करते हैं हम तो क्या होती है, एनर्जी कैसे रिलीज होती है, हीट की फॉर्म में. द केमिकल एनर्जी मे बी आल्सो बी यूज्ड टू डू मैकेनिकल वर्क. अब जो हीट रिलीज हुई है उससे हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं. हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ हीट पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. Thus, various forms of energy are interrelated and are under certain conditions these may be transferred from one form to another, जो मैं आपको बताया. The study of these energy transformation from the subject matter of thermodynamics, इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं. The law of thermodynamics deal with the energy changes of macroscopic system, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए डील होता है, ना कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए. ठीक है, जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स की लॉ है वो मैक्रोस्कोपिक के लिए डील करते हैं, ना कि माइक्रोस्कोपिक के लिए. Involving a large number of molecules as in microscopic system containing a few molecules, thermodynamics is not concerned about how and what rate. ठीक है, वो रेट को कोई डिफाइन नहीं करता. ठीक है, वो रेट काइनेटिक्स डिफाइन करती है रेट को. ठीक है, वो क्या डिफाइन करता है कि कैसे, बट इट इज बेस्ड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम अंडरगोइंग द चेंज. कि कैसे जब सिस्टम में चेंज हो रहा है तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में क्या चेंज आ रहा है वो हमको थर्मोडायनेमिक्स बताता है. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा जब भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अप्लाई करना है, वरना अप्लाई नहीं होगा. मतलब रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अप्लाई करना है. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट. इन दिस यूनिट वी विल लाइक टू आंसर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थ्रू थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे थर्मोडायनेमिक्स से. तो स्टार्ट करते हैं. देखो थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स पढ़ने हमको सबसे पहले तो दो चीजें आती है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग. मान लेते हैं आप लैब में काम कर रहे हो और आप एक बीकर में रिएक्शन कर रहे हो और ये आपकी लैब है. ठीक है, तो ये जो बीकर है उसको क्या बोलेंगे हम, बीकर को बोलेंगे हम सिस्टम. अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड. जहां पे आप ऑब्जर्वेशंस कर रहे हो, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको बोलते हैं हम सिस्टम. और एंड द रिमेनिंग यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग. और जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है इस बीकर के अलावा जो भी बचा हुआ पार्ट है लैब का, वो होता है सराउंडिंग. क्या होता है, सराउंडिंग. और जो सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करे, जो सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करे उसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री. तो ये जो बीकर की वॉल्स है, ये बीकर की वॉल्स जो है वो क्या कर रही है, सराउंडिंग को अलग कर रही है सिस्टम से, तो इसको बोलते हैं हम बाउंड्री. अब ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है, ये बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है. रियल कैसे हो सकती है, रियल मतलब जो भी हमारी वॉल है बीकर की वो रियल है वॉल है जिसको हम टच कर सकते हैं. इमेजिनरी बाउंड्री आप कैसे डिफाइन करोगे, तो मान लेते हैं एक हमारे पास कप है. आप कप में चाय रखिए और कप जो है कवर्ड नहीं है, कवर्ड नहीं है, तो ये जो है, जो ये हो गई इमेजिनरी लेयर. ठीक है, ये जो हो गई इमेजिनरी लेयर क्योंकि कवर्ड नहीं है, मतलब सराउंडिंग के साथ क्या हो रही है, वहां पे मास का ट्रांसफर हो रहा है, बट वो क्या है, इमेजिनरी लेयर है, इमेजिनरी बाउंड्री है. और सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है, ये हमारा सिस्टम हो गया और पूरा सराउंडिंग हो गया, बचाओ पार्ट. सिस्टम प्लस सराउंडिंग को बोलते हैं हम यूनिवर्स. क्या बोलते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम बोलते हैं यूनिवर्स. द सराउंडिंग इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन सिस्टम. सिस्टम के बाहर वाला सारा क्या है, सराउंडिंग है. सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉन्स्टिट्यूट दिस यूनिवर्स. ठीक है, इसी को बोलते हैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको ऑल यूनिवर्स. अब आते हैं हम टाइप ऑफ सिस्टम पे, तो ध्यान समझना. टाइप ऑफ सिस्टम में हमको तीन सिस्टम पढ़े हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम मतलब जैसे आपके पास क्या है, एक कप में चाय है, एक कप में चाय है और उसको कवर नहीं कर रखा आपने, तो क्या होगा, जो वेपर्स है, वेपर्स होंगे वो बाहर जाएंगे, सिस्टम सराउंडिंग जाएंगे, तो क्या हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो रहा है. धीरे धीरे आपकी चाय की जो क्वांटिटी होगी वो कम होती जाएगी और वहां पे क्या हो रहा है, हीट भी रिलीज हो रही है. ठीक है, हीट भी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम कप टू सराउंडिंग, हीट भी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम कप टू सराउंडिंग. तो इसी को बोलते हैं मास का ट्रांसफर और एनर्जी का ट्रांसफर. इन एन ओपन सिस्टम देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम. एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल मतलब क्या दिया, एग्जाम्पल चाय का, आपके पास एक कप है उसमें चाय पड़ी है और वो कवर्ड नहीं है, तो उसको बोला हमने ओपन सिस्टम, जहां पे मास का और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा.
द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर मान लो इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। हियर द बाउंड्री वेरी इंपॉर्टेंट, हियर द बाउंड्री इज एन इमेजिनरी सरफेस इंक्लोजिंग द बीकर एंड रिएक्टेंट्स, ठीक है, क्योंकि आपका ओपन है तो बाउंड्री क्या हो गई, जो बाउंड्री है वो आपकी इमेजिनरी है, जो आपकी बाउंड्री है वो क्या है, इमेजिनरी है। ये हमारा बीकर है और ये हमारा बीकर जो है ओपन है और ये हमने रिएक्टेंट्स डाल रखे हैं, तो ये आपकी जो ये क्या बाउंड्री है, ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ठीक है, ये क्या बाउंड्री है, इमेजिनरी बाउंड्री है। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, वही चाय का कप मान लो, उसको कवर कर दिया आपने, अब कवर कर दिया तो वेपर्स बाहर नहीं जाएंगे, बट आपकी चाय धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी, आपकी चाय धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी, बट वेपर्स जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, मतलब मास हमारा सेम है बट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, हमारा मास सेम है बट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर मतलब मास, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, कॉपर और स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। अगर आपके पास कोई भी कॉपर और स्टील की बॉटल है तो वहां पे क्या होगा, कोई आपका मास ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर होती जाएगी, मतलब आपने गर्म पानी रख रखा है तो क्या होगा, गर्म पानी से ठंडा पानी बन जाएगा, या हम बोल सकते हैं चाय जो होगी वो आपकी गर्म से ठंडी हो जाएगी अगर आपने कवर कर रखा है ग्लास को, तो हो गया हमारा क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ना ही एक्सचेंज होगा एनर्जी का, ना ही मैटर का बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जांपल कर सकते हैं, ये आपके पास क्या है, एक इंसुलेटेड वेसल है, ठीक है, आपके पास चाय की केतली है, ठीक है, आपके पास चाय की केतली है, थर्मस फ्लास्क है, ठीक है, थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क में क्या होगा, थर्मस फ्लास्क में अगर आप चाय डालोगे गरम गरम तो वो बहुत देर तक क्या रहेगी, गर्म रहेगी, तो उसको बोला हमने आइसोलेटेड सिस्टम। अब बहुत देर तक गर्म रहेगी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पूरे टाइम तक गर्म रहेगी, कुछ टाइम के बाद वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है, तो प्योरली थर्मस फ्लास्क नहीं है, प्योरली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, बट कुछ देर के लिए हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल मान सकते हैं, ठीक है, प्योरली इंसुलेटेड नहीं है बट कुछ देर के लिए वो इंसुलेटेड होती है, तो वहां पर क्या होगा, ना ही एक्सचेंज होगा मैटर का, ना ही एनर्जी का, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, दैट इज थर्मस फ्लास्क। चलते हैं आगे। नाउ स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है, कोई भी सिस्टम है उसको आपको डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसको डिफाइन करने के लिए आपको वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। The system must be described in order to make a useful calculation by specifying quantitatively each of the properties such as pressure, volume and temperature as well as the composition system। मतलब हमको प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, मोल्स चाहिए सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, तो वही होते हैं उसके स्टेट वेरिएबल्स, उन्हीं को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस। The state of a thermodynamic system is described by its measurable or macroscopic bulk properties. We can describe the state of a gas by quoting its pressure, volume, temperature, and moles. Variables like P, V, T are state variables or state functions because their value depends on the state of the system and not on the how it is reached, ठीक है, वो सिर्फ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गए वो, तो वो उसी पे डिपेंड करेंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ना कि वो डिपेंड करेंगे कि आपने पाथ कौन सा चूज किया है, ठीक है, आपने कौन सी रिएक्शन कौन से पाथ से करवाई, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ डिपेंड करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया है, वो सिर्फ स्टेट्स पे डिपेंड करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। In order to complete define the system is not necessary to define all the properties of system as only a certain number of properties can be varied independently, ठीक है। अब सिस्टम डिफाइन करने के लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो प्रॉपर्टीज डिफाइन करने की जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पे चेंज हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पे चेंज हो रही है, उन्हीं प्रॉपर्टीज को आप डिफाइन करना है, जो कांस्टेंट और प्रॉपर्टीज डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। The state of surrounding can never be completely specified. Unfortunately, it is not necessary to do so. ठीक है, आपको स्टेट ऑफ सराउंडिंग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सराउंडिंग जो है बहुत बिगर पार्ट है, तो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है डिफाइन करने की, ठीक है। तो जैसे हमारा ये क्या है, हमारा प्रेशर है, हमारी क्या है, देखो ये हमने क्या ले लिया, एक बीकर में हमने गैस ले ली, ठीक है, ये हमारा इनक्लोज बीकर है, पूरा फिल्ड बीकर है, कवर्ड बीकर है, उसमें हमने क्या ली, गैस ले ली, और जो गैस का प्रेशर है पी गैस क्या है, गैस का प्रेशर है, और हमने क्या कर दी, बाहर से पिस्टन लगा दिया, पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एक्सटर्नल प्रेशर। तो हमको एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए, पी चाहिए, अगर हमने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम कम होगी, तो वॉल्यूम भी हो गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही होगी, तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स आर द वेरिएबल्स व्हिच यू यूज टू डिफाइन अ सिस्टम। अब आते हैं हम इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन। अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है, तो ध्यान समझना, जब भी कोई बच्चा पैदा हो रहा है ना, ठीक है, ये मान लेते एक बच्चा है, ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट मान लो कि बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, जैसे ही पैदा हुआ है तो उसके अंदर क्या एनर्जी नहीं होगी, क्या वो मूवमेंट नहीं करेगा, जैसे ही पैदा होता है तो मूवमेंट करता है ना, रोता है ना, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, पहले से एनर्जी है, पहले से क्या एनर्जी है, उसी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, कि सिस्टम के अंदर पहले से एनर्जी प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी। When we talk about a chemical system losing or gaining energy, we need to introduce a quantity which represents the total energy of a system, जो पहले से अंदर प्रेजेंट है, हमारे बिना कोई काम करे या बिना कोई हीट डाले पहले से अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी। मे बी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी यू मे थिंक ऑफ, द सम ऑफ ऑल दीज इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, इन सब की सम को बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इन थर्मोडायनामिक्स वी कॉल द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब वो चेंज कैसे होगी, देखो पहले हमारी यू थी स्टार्टिंग में, कोई भी सिस्टम है उस पर आपने कुछ भी नहीं करा है, उसकी इंटरनल एनर्जी होगी जो कि होती है यू, बट अगर आपने प्रेशर चेंज करा,
ठीक है। अगर आपने वर्क हीट पास करी इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, वर्क करा ऑन द सिस्टम, मैटर एंटर और लीव द सिस्टम, इन तीनों चीजों से क्या हो सकता है, आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। तो धीरे धीरे करके हम पहले वर्क देखेंगे, फिर हीट देखेंगे, फिर मैटर देखेंगे, धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी हम चेंज कैसे कर सकते हैं। देखो वर्क क्या है, तो देखो फर्स्ट थिंग देखो, अब वर्क हम कर रहे हैं एडियाबेटिक कंडीशन में। एडियाबेटिक कंडीशन मतलब लेट्स फर्स्ट एग्जामिन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क करके हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। वी टेक अ सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन थर्मस फ्लास्क इन एन इंसुलेटेड बीकर। इंसुलेटेड बीकर मतलब वहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, हम सिर्फ वर्क कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। दिस वुड नॉट allow exchange of heat between the system and surrounding through its boundary and we call this system is adiabatic। तो adiabatic system क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। adiabatic system मतलब जहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा मतलब Q जो होगा वो जीरो होगा। तो आपका Q क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। Q क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम वर्क से ही चेंज करेंगे इंटरनल एनर्जी, ठीक है। वर्क करके हम इंटरनल एनर्जी चेंज करेंगे। द मैनर इन विच द स्टेट The manner in which the state of system, such a system may be changed will be called adiabatic process, ठीक है। इसको बोलते हैं adiabatic process। adiabatic process in which there is no transfer of heat between the system and surrounding। So अब पहला हम तरीका कर रहे हैं, देखो पहला हम वर्क कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क, ठीक है। मैकेनिकल वर्क करें तो मैकेनिकल वर्क में क्या होगा, जैसे लस्सी मान लो, अब लस्सी को क्या करोगे, चर्न करोगे, हिलाओगे बार बार, चर्निंग बोलते हैं। तो चर्निंग करोगे तो आपकी एनर्जी लग रही है ना, आपकी एनर्जी लग रही है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वर्क करें। अब मैकेनिकल वर्क से क्या होगा, हमारी हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि मैकेनिकल वर्क से क्या होता है, हमारी जो टेम्परेचर होगा, बॉडी का टेम्परेचर वो चेंज होगा। बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी चेंज होगी मतलब हमने वर्क करके इंटरनल एनर्जी चेंज कर दी है, ठीक है। वर्क करके हमने इंटरनल एनर्जी चेंज कर दी। सेकंड वे क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है। सेकंड वे हम क्या कर रहे हैं, वी नाउ डू एन इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क विद द हेल्प ऑफ एन immersion rod and note down the temperature change। We find that the change in temperature is same as in the earlier case। अब हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल वर्क कर दिया। पहले हमने मैकेनिकल वर्क करा, फिर हमने इलेक्ट्रिकल वर्क करा। क्या हमने देखा कि दोनों में टेम्परेचर चेंज इक्वल है। टेम्परेचर चेंज इक्वल है मतलब इंटरनल एनर्जी भी इक्वल है। मतलब आप वर्क कैसे भी करो, इससे क्या पता लग रहा है कि आप वर्क कैसे भी करो, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है वो इक्वल है। इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है वो इक्वल है। इससे क्या पता लगता है कि जो इंटरनल एनर्जी वो स्टेट फंक्शन होती है, ना कि पाथ फंक्शन। आप किसी भी पाथ से रिएक्शन करो या आप किसी भी पाथ से वर्क करो, इंटरनल एनर्जी हमेशा चेंज, इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो हमेशा सेम रहेगा। जो डेल्यू होगा हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल वर्क करो चाहे मैकेनिकल वर्क करो। इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी वो हमारी स्टेट फंक्शन है, ना कि पाथ फंक्शन है। आए समझ में, तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो गई, पाथ फंक्शन हो गई। तो डेल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, तो डेल्यू क्या हो गई, स्टेट फंक्शन हो गई। किस पर डिपेंड करेगी, जो यू होगा वो फंक्शन होगा टेम्परेचर और वॉल्यूम का। अगर हम आइडियल केस की बात करें, ठीक है, आइडियल केस की बात करें तो जो यू होगा वो हमारा फंक्शन होगा टेम्परेचर का। आया समझ में, तो यू हमारा फंक्शन होगा टेम्परेचर का। अगर आपने टेम्परेचर चेंज करा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी हमारी जीरो होगी, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल रिएक्शन या आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है। आइसोथर्मल कंडीशन, अगर आपकी आइसोथर्मल कंडीशन है तो डेल टी जीरो होगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो डेल यू भी जीरो होगा, बिकॉज यू इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट आते हैं, हम अब वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। हमारा वर्क जीरो है, हमारा क्या है, वर्क जीरो है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट डाल रहे हैं, या तो हीट सिस्टम को देंगे या हीट सिस्टम से रिलीज होगी, ठीक है। हीट सिस्टम से रिलीज होगी तो वी कैन ऑल चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सिस्टम और वाइस वर्सा। सिस्टम सराउंडिंग जा सकते हैं या सराउंडिंग सिस्टम हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। इससे भी क्या होगा, इसमें भी क्या पता लगा हमको कि अगर हम हीट दे रहे हैं सिस्टम से, सिस्टम को, या सिस्टम से हीट निकाल रहे हैं, तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इससे भी क्या पता लगा कि अगर हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं या हीट रिलीज कर रहे हैं तो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो हमारे को क्या पता लगा कि दो तरीकों से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, वर्क करने से और हीट सप्लाई करने से। तो उसी के बाद आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। उससे पहले हमको कन्वेंशन पढ़ने पड़ेंगे, तो कन्वेंशन देख लो अच्छी तरह। फिजिक्स में ये कन्वेंशन अपोजिट होते हैं, तो फिजिक्स को भूल जाओ, मतलब फिजिक्स का पता होना चाहिए आपको, पर फिजिक्स का अलग है, ठीक है, कन्वेंशन। अगर हमारा सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा हीट गिवन बाय द सिस्टम, सिस्टम से हीट निकल रही है तो उसके लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन, मतलब हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे हम प्रेशर लगा रहे हैं तो उसको होगा पॉजिटिव। वर्क डन बाय सिस्टम मतलब सिस्टम हमारे पर, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब नेगेटिव। इसको याद कैसे रखोगे, सिस्टम वर्क कर रहा है मतलब सिस्टम पैसे खर्च कर रहा है आपने, ठीक है, ऐसे याद रखो। सिस्टम पैसे खर्च कर रहा है, पैसे खर्च करेगा तो उसके पैसे कम बचेंगे, पैसे कम बचेंगे, नेगेटिव हो गया, उसका बैलेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसे याद रखो, वर्क डन बाय सिस्टम मतलब नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हम वर्क कर रहे हैं तो पॉजिटिव। तो बस ये पता होनी चाहिए आपको सारे साइन। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, जनरल केस। तो जनरल केस हमको क्या पता लग गया कि हमारा कोई सिस्टम है, उसकी हमारी पहले U1 थी,
हमारी इंटरनल एनर्जी U1 थी, हमने वर्क भी करा, हमने हीट भी पास करी, ठीक है, हमने वर्क भी करा, हमने हीट भी पास करी, उसकी वजह से क्या हुआ, वर्क हीट करने के बाद हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, U2 हो गई, हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई U2। तो चेंज कितना आया, U2 माइनस U1 कितना आ गया, हमारा U2 माइनस U1 क्या होगा, वर्क भी होगा और हीट भी होगी, तो W प्लस Q। तो आपको याद रखना है del U इक्वल टू W प्लस Q, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोलता है हमारा, कि जो del U है वो किसके इक्वल है, Q प्लस W। अगर आपने हीट भी नहीं दी, अगर मान लेते हैं W भी जीरो है, Q भी जीरो है, तो आपका del U भी क्या होगी, जीरो होगी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, सिर्फ U1 से U1 ही रहेगी। तो उसी के बाद एक और आपको चीज याद रखनी है कि द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ना जहां पे हीट ट्रांसफर हो रही है, ना पे वहां पे कोई वर्क हो रहा है। अगर वहां पे ना हीट हो रही, ना हीट ट्रांसफर हो रही है, ना वर्क हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जो एनर्जी होगी सिस्टम की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। किस केस में, आइसोलेटेड सिस्टम में, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में। और उसको ऐसे बोल सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब देखो हमेशा याद रखना, वर्क हीट जो होते हैं वो पाथ फंक्शंस होते हैं। अगर आप वर्क कर रहे हो, देखो मान लेते हैं एक एग्जांपल देते हैं, ये हमारा क्या है, एक पहाड़ है, पहाड़ पे हमारा मंदिर है। अगर आप इधर से गए तो आपने इतना वर्क करा, ठीक है, अगर आपने इतना वर्क करा, मान लेते W1 वर्क करा आपने। अगर आपने इधर से गए, ठीक है, इधर से जो रास्ता थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इधर से रास्ता बड़ा है, तो आपने W2 वर्क करा। मतलब दोनों रास्तों में क्या हो रहा है, दोनों रास्तों में आपके वर्क जो है वो अलग अलग है। मतलब वर्क डिपेंड कर रहा है पाथ फंक्शन पे, वर्क डिपेंड कर रहा है पाथ पे, वर्क डिपेंड कर रहा है पाथ पे कि आपने कौन सा पाथ चूज कर रहे हो। दैट्स व्हाई वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शंस। और पाथ फंक्शंस जब भी होते हैं तो आप पाथ फंक्शंस में del W और del Q नहीं लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप चेंज नहीं निकाल सकते हो, इनका चेंज नहीं निकाल सकते हो, इनका आ रहा है समझ में, क्योंकि इनका चेंज निकालने के लिए आपको ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, चेंज निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहे हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी कांट फाइंड द चेंज फॉर W एंड Q, दैट्स व्हाई वी कांट राइट del W एंड del Q, del W और del Q नहीं लिख सकते। तो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, du इक्वल्स टू dq प्लस dw, यही था। स्मॉल चेंज हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल चेंज, बहुत ही माइनर चेंज हम निकाल सकते हैं, dq और dw निकाल सकते हैं, dq और dw लिख सकते हो। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो du का इंटीग्रेशन, dq का इंटीग्रेशन प्लस dw का इंटीग्रेशन, du का इंटीग्रेशन आप del w लिख सकते हो, ठीक है, du का इंटीग्रेशन आप del u लिख सकते हो, मतलब चेंज इंटरनल एनर्जी। बट dq का इंटीग्रेशन आप del q नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो इसको काट दो। इसको क्या करते हैं हम, काट देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते आप, ठीक है, क्योंकि del q और del w तो आप निकाल सकते ही नहीं हो, क्योंकि del q और w जो है, q और w जो है हमारे पाथ फंक्शन है, ना कि स्टेट फंक्शन है। देन तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है, del u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, q प्लस w आ जाएगा, ठीक है, del u इक्वल्स टू q प्लस w, dq का इंटीग्रेशन करने के बाद q आएगा, dw का इंटीग्रेशन करने के बाद w आएगा, और du का इंटीग्रेशन करने के बाद आपका del u आएगा। तो del u इक्वल्स टू q प्लस w, दैट इज द थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो वर्क आप कैसे कर सकते हो वो देखेंगे हम, ठीक है, वर्क आप कैसे कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो वर्क ये हमारा क्या है, कुछ सिलेंडर है, उसमें हम पिस्टन पे वर्क कर रहे हैं। अब हम प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर की तरफ से, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने की वजह से वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंप्रेशन होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है आपके नीट के एग्जाम के लिए। देखो मैं बताता हूँ, हमने क्या करा, हमारे पास एक इनक्लोज कंटेनर है, पूरा एक कवर्ड कंटेनर है, उसमें हमारी गैस पड़ी है, उसका प्रेशर, उसका गैस का प्रेशर क्या है, पी गैस है। हमने क्या करा, हमने प्रेशर लगाया, किससे, पिस्टन से हमने प्रेशर लगाया। हम प्रेशर लगाए तो दो चीज होती है, या तो कंप्रेशन हो सकता है या एक्सपेंशन हो सकता है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन। आपको फॉर्मुला क्या बताना चाहिए, dw इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल dv। पी एक्सटर्नल क्या है, जो हम प्रेशर लगा रहे हैं बाहर से, और dv क्या है, चेंज कितना हो रहा है जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, चेंज कितना हो रहा है प्रेशर लगा रहे हैं। अगर हमने कंप्रेशन करा तो मान लेते हमारी वॉल्यूम जो होगी इतनी होगी, हमारी पहले थी v1, पहले हमारी वॉल्यूम थी v1, अब हमारी हो गई v2, इतनी चेंज हो गई, मतलब dv इतना चेंज आ गया, ठीक है, dv चेंज आ गया, dv चेंज आ गया। तो हम कंप्रेशन के लिए लिखेंगे dw इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या है v2 माइनस v1। अब v2 जो हमारा लेस है, ठीक है, v2 हमारा लेस है और v1 हमारा बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा टर्म क्या होगा, नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए हम बाहर से क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन कहां से आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं हम, जिससे कि हमारा वर्क जो है वो कंप्रेशन में पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि हमारा वर्क में, हमारा कंप्रेशन में, हमारा वर्क कंप्रेशन में पॉजिटिव होता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन खुद से लगाते हैं, ठीक है। ये हम लिख लो यहां पर, ये हम लगाते हैं बाय आर साइड, बाय आर साइड। तो हमारा क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा p एक्सटर्नल, हमारा हो जाएगा p एक्सटर्नल dv। और तो ये हम अपने तरफ से लगा रहे हैं आर साइड, तो आपका जो कंप्रेशन में जो वर्क आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा,
क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, ठीक है, एक्सपेंशन में नीचे लिख देता हूं। अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन में क्या होगा, हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। एक्सटर्नल में क्या होगा, देखो एक्सटर्नल में हम जो प्रेशर वॉल्यूम होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब V2 ज्यादा और V1 कम। जो वॉल्यूम होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब V2 ज्यादा और V1 कम। V2 ज्यादा V1 का मतलब ये तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, और ये हमारा पॉजिटिव है, और ये हमारा नेगेटिव है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप कंप्रेशन का वर्क कर रहे हो, आप प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, जब प्रेशर डन ऑन द सिस्टम होगा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है, वर्क हमारा पॉजिटिव होगा जब कंप्रेशन होगा। जब एक्सपेंशन होगा तो हमारा वर्क नेगेटिव होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चंस में। कंप्रेशन के टाइम पॉजिटिव वर्क होगा, एक्सपेंशन के टाइम हमारा नेगेटिव वर्क होगा। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्सपेंशन में क्या होगा, हमारा V2 V1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। चलते हैं आगे, ठीक है। अब आते हैं हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास सिस्टम है, उसमें हमने पिस्टन रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 किलो पास्कल, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, सिस्टम एकदम से डिक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम, एकदम से डिक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम, और यहां पर आ जाएगा पिस्टन जो है हमारा, यहां पर आ जाएगा। मान लेते हैं यहां पे क्या हुआ, सडन चेंज हुआ, यहां पे क्या हुआ, सडन चेंज हुआ, और एकदम से जो हमारा प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब आप वापस इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये वापस रिवर्स नहीं होगा स्पॉन्टेनियसली। बट हम दूसरा केस देखो, हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम प्रेशर लगा रहे हैं, बहुत ही कम माइल्यूट सा, ठीक है, बहुत ही माइनर सा प्रेशर लगा रहे हैं, और बोल सकते हैं नेग्लिजिबल प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल प्रेशर लगा रहे हैं, बहुत कम प्रेशर लगा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, वो थोड़ा सा गैस का प्रेशर लगाएंगे हम, उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज होगा वॉल्यूम में। देखो इतना चेंज हो रहा है, मैंने दिखा भी रखा है, इतना चेंज हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही वो आप प्रेशर लगाओगे, गैस भी प्रेशर लगाएगी, गैस वापस प्रेशर लगाएगी, और चेंज को क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। उस चेंज को क्या कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। मतलब जो पहले यहां पे था वापस यहां पे आ जाएगा, ठीक है, जो पहले यहां पे था वो क्या हो जाएगा, वापस यहां पर आ जाएगा। मतलब आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, गैस जो गैस है वो वापस प्रेशर लगाएगी, उसका भी पी गैस है, वो वापस प्रेशर लगाएगी, फिर आप वापस लगाओगे, फिर आप वापस लगाओगे, तो ये ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। बट जो हमारा वॉल्यूम है वो डिक्रीज बहुत कम होगा, ठीक है, हमारा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कम होगा। मतलब वेरी लेस प्रेशर लगाने पे हमारा को इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा वॉल्यूम कम करने के लिए। व्हाई, बिकॉज क्योंकि हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो गैस के प्रेशर के ऑलमोस्ट इक्वल है। जो हम प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं वो गैस के प्रेशर के ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए हम जो भी चेंज कर रहे हैं वापस गैस प्रेशर लगाएगी, उसकी वजह से हमारा चेंज क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और ये जो है, जो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर है वो क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं हम रिवर्सल प्रोसेस। मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स हो रही है, ठीक है, बार बार क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। जैसे हम प्रेशर लगा रहे हैं, गैस वापस अपने प्रेशर की वजह से ऊपर जा रही है, ठीक है, जैसे पिस्टन नीचे जा रहा है थोड़ा सा, वापस गैस के प्रेशर की वजह से पिस्टन जो है ऊपर जा रहा है, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ चेंज इज ब्रॉट आउट इन सच अ वे दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स बाय एनी इनफाइनाइट स्मॉल चेंज, ठीक है, बहुत ही कम चेंज से वापस क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। A reversible process proceeds infinitely slowly by a series of equilibrium states, जो मैंने आपको बताया, such that system and surrounding are always in near equilibrium with each other। उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग में हमेशा क्या होगी, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, क्योंकि हम प्रेशर जो है बहुत कम लगा रहे हैं। तो पी एक्सटर्नल और पी गैस का प्रेशर क्या होगा, हमेशा इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। इसकी वजह से वहां पे रिवर्सल प्रोसेस होगी, हमेशा क्या होती जाएगी, रिवर्स प्रोसेस होती जाएगी। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग होंगे वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे हमेशा, और ये आइडियल कंडीशन है, ठीक है, ये पूरी की पूरी आइडियल कंडीशन, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है, प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते। तो रिवर्सिबल कंडीशन में आपको वर्क कैसे निकालना है, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बताया, जो पी एक्सटर्नल होगी, जो पी एक्सटर्नल होगा वो पी गैस के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। मान लेते हैं हमने डीपी डिफरेंस है, ठीक है, पी एक्सटर्नल क्या है, पी गैस प्लस माइनस डीपी मतलब बहुत कम प्रेशर, बहुत थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं, पी एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस माइनस, ठीक है, पी गैस प्लस माइनस डीपी। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। हमको पता है डी डब्ल्यू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये हमको पता है। तो पी एक्सटर्नल की जगह हम लिख दिया पी गैस प्लस माइनस डीपी, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो माइनस पी गैस डीवी हो गया, और प्लस माइनस डीपी डीवी हो गया। अब ये डीपी और डीवी तो क्या है, स्मॉल चेंज है, तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या आ गया हमारा बस माइनस पी गैस डीवी। तो हमारा जो डी डब्ल्यू है, हमने पी एक्सटर्नल नहीं करके, हमने रिवर्सल कंडीशन में पी एक्सटर्नल लिख के हमने पी गैस में उस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हमारा जो डी डब्ल्यू है वो किसमें एक्सप्रेस होगा, पी गैस में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी गैस डीवी। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब देखो हमको पता है जो गैस होगी अगर हमारी आइडल होगी तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो
हमने पी की जगह लिख दिया एनआरटी अपॉन वी, ठीक है, हमने पी की जगह लिख दिया एनआरटी अपॉन वी लिख दिया और डी भी लिख दिया। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। यहां से देखना टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया, ठीक है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट लिया, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, हमारा एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, 1/v का क्या होता है, 1/v का इंटीग्रेशन होता है एल एन वी, और अगर आप लॉग में लिखना चाहो तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। ये आपका फॉर्मुला आया। कब अप्लाई करना है आपको, ये डब्ल्यू अप्लाई करना है जब आपका आइडल गैस हो, जब आपका रिवर्सिबल कंडीशन हो। रिवर्सिबल कंडीशन में ही आपको ये फॉर्मुला अप्लाई करना है, इरिवर्सिबल में नहीं करना है। और आपकी आइसोथर्मल कंडीशन दे रखी हो तभी आपको ये फॉर्मुला अप्लाई करना है, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट ले सकते हो। तो आइसोथर्मल कंडीशन, रिवर्सिबल वर्क एंड आइडल गैस, इन तीनों कंडीशंस में अगर क्वेश्चन में तीनों कंडीशन दे रखी है तो दैट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मुला। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल पे आते हैं। तो प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, मैंने आपको बताई दिया फॉर्मुला पूरा। उसके बाद आते हैं हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अभी देखो ग्राफ देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये प्रोसेस है ना, यहां से ध्यान से देखो, पहले धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है, प्रेशर हमारा बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले हमने क्या करा, कांस्टेंट रखा प्रेशर, पहले हमने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट थी। फिर हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो हमारी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, ठीक है। प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया तो हमारी दिया हो रही है, धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। फिर हमने प्रेशर बढ़ाया कितना, देखो मान लेते हैं हमने पहले क्या बढ़ाया, प्रेशर हमने बढ़ाया 1 किलो पास्कल से, फिर हमने 2 किलो पास्कल से बढ़ाया, फिर हमने 3 किलो पास्कल से, 4 किलो पास्कल, फिर 5 किलो पास्कल। तो 5 किलो पास्कल बढ़ाने के बाद हमारी जो वॉल्यूम थी वो बहुत कम हो गई। मतलब ये जो कंप्रेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे हो रहा है। मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे हो रहा है, और ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब पहले इतना था, फिर इतना, फिर वॉल्यूम और डिक्रीज हुआ। तो ये क्या हो गया, ये किसका ग्राफ है, इरिवर्सिबल ग्राफ है। मतलब ये किस पे हो रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे हो रहा है। बट अगर हम देखें ये वाला पॉइंट, तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रेशर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम बहुत धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। मतलब हमको हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे हमको ट्रेस करना पड़ेगा। हर पॉइंट पे ट्रेस करने के बाद हम ये ग्राफ बना सकते हैं। हमने प्रेशर यहाँ पे लगाया, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा करा तो वॉल्यूम हमारी डिक्रीज हुई, फिर हमने प्रेशर ज्यादा करा तो वॉल्यूम डिक्रीज हुई थोड़ी सी, फिर प्रेशर ज्यादा करा तो वॉल्यूम डिक्रीज हुई, फिर प्रेशर ज्यादा करा तो वॉल्यूम डिक्रीज हुई। ऐसे करते करते ये कितने स्टेप्स में जाएगा, इनफाइनाइट स्टेप्स में जाएगी रिएक्शन, ठीक है, इनफाइनाइट स्टेप्स में रिएक्शन जाएगी। धीरे धीरे हम प्रेशर कम करते जाएंगे, प्रेशर ज्यादा करते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होती जाएगी, और इस प्रोसेस को लगेगा इनफाइनाइट स्टेप्स। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रिवर्सिबल कंडीशन का एग्जांपल हो गया, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हो गया। तो ये दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस ग्राफ। ये रिवर्सिबल का है, ये रिवर्सिबल का है। इरिवर्सिबल ग्राफ को क्या करना है, इरिवर्सिबल हमको पता है कि डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये हमको पता है। अब इरिवर्सिबल हमको पता है कि जो वॉल्यूम है वो एकदम से डिक्रीज होती है, ऐसा तो है नहीं कि वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वहां पे V2 होगा और एक V1 होगा। फाइनाइट स्टेप्स होंगे तो V2 और V1 इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, V2 माइनस V1। तो W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। आपको ये फॉर्म लगाना है, कब लगाना है, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर कोई रोल नहीं है, जब इरिवर्सिबल कंडीशन हो, ठीक है, जब क्या हो, इरिवर्सिबल कंडीशन हो, मैंने लिख रखा है ऊपर, ठीक है, इरिवर्सिबल कंडीशन हो। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम फ्री एक्सपेंशन में। अब देखो फ्री एक्सपेंशन में हम ध्यान से देखना, फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन मतलब आप एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे हो, ठीक है, वैक्यूम में है, जो हमारा कंटेनर है वो क्या है, वैक्यूम में है, इन वैक्यूम कंडीशंस। अगर आपने पी एक्सटर्नल जीरो कर दिया, तो क्या होगा, ये पी एक्सटर्नल तो है माइनस पी डीवी इक्वल टू जीरो, माइनस पी डीवी, तो ये पी एक्सटर्नल है, तो अगर इसको जीरो कर दिया तो हमारा ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब हमारा वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमको उल्टा जाना है, हमारा वैक्यूम कंडीशन में तो पी एक्सटर्नल जीरो, तो ये जीरो और ये जीरो, तो वर्क हमारा जीरो। तो अगर वर्क जीरो हो जाएगा, अगर हमारा वर्क जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो हमको पता है डेल्यू इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा डेल्यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर वर्क जीरो हो जाएगा तो डेल्यू क्या हो जाएगा, डेल्यू हो जाएगा क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर हमारी एडियाबेटिक हमारी फ्री एक्सपेंशन की कंडीशन है तो डेल्यू क्या हो गया, क्यू के इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखना, ये डेल्यू क्यू के इक्वल तो हुआ, तो जब आप प्रेशर लगा ही नहीं रहे हो, अगर आप प्रेशर लगा ही नहीं रहे हो तो क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगी। अगर आप प्रेशर नहीं लगा रहे हो तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो किस पे हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। किस पे हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है। दैट्स वाई हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्यू वी लिख सकते हैं, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेल वी भी जीरो होगा क्योंकि हमने प्रेशर लगाया नहीं, तो एक्सपेंशन नहीं होगा, कंप्रेशन नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ से आया आपका फॉर्मुला डेल यू इक्वल्स टू क्यू वी। अभी हम आगे पढ़ेंगे डेल एच इक्वल्स टू क्यू पी, वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी आप याद रखो डेल यू इक्वल्स टू क्यू वी, और आपको समझा भी दिया मैंने कि जब वर्क नहीं होगा
तो हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेल वी जीरो होगा, डेल वी जीरो होगा तो हम लिख सकते हैं डेल यू इक्वल टू क्यू वी। क्यू वी क्या डिनोट कर रहे हैं, हीट सप्लाइड और हीट रिलीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट आते हैं हम आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल टी जीरो होगा, डेल टी जीरो होगा तो डेल यू जीरो हो जाएगा। और फ्री एक्सपेंशन मतलब फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, जो डब्ल्यू है वो जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, जब हमारा आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल टी जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल यू इक्वल टू जीरो। और फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन मतलब अभी बताया मैंने आपको डब्ल्यू जीरो। अगर ये दोनों चीजें जीरो है तो हमको पता है डेल यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर ये जीरो है तो हमारा क्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब अगर आपने आइसोथर्मल और फ्री एक्सपेंशन कंडीशन लगा दी, अगर आपने आइसोथर्मल और फ्री एक्सपेंशन कंडीशन लगा दी तो आपकी वो एडियाबैटिक कंडीशन भी हो जाएगी। क्या आया समझ में, वहां पे आपकी एडियाबैटिक कंडीशन भी हो जाएगी, बस यही बताना था मुझे। ठीक है, वहां पे आपकी एडियाबैटिक कंडीशंस भी लागू हो जाएगी। ठीक है, तो आइसोथर्मल और फ्री एक्सपेंशन लगा दिया तो वहां पे एडियाबैटिक कंडीशन भी लागू हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर आइसोथर्मल, ये मैंने बताई दिया आपको, क्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई, और ये हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए करा, और ये हमने एडियाबैटिक चेंज के लिए, एडियाबैटिक चेंज के लिए क्या होगा, क्यू जीरो होगा, डेल यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एडियाबैटिक हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने एडियाबैटिक कंडीशन कर दी तो क्यू जीरो तो हमको पता है डेल यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू प्लस क्यू के। अगर क्यू जीरो है तो हमारा डेल यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और हमने एडियाबैटिक लिख दिया यहाँ पर, एडियाबैटिक क्यों लिख दिया, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशंस में ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म होता है। आगे देखते हैं हम, आगे देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 liters of an ideal gas and pressure of 10 atm extends isothermally at 25 degrees Celsius into a vacuum until its total volume is 10 liters. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? तो बोल रहा है कि isothermally मतलब टेम्परेचर जीरो मतलब इंटरनल एनर्जी भी जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर का, तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई। इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई तो हमारा फॉर्मुला होता है U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो है, इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो है तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू। Q इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू। सिंपल उन्होंने यही निकाला है, Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और फिर W का फॉर्मुला लगा के 10 माइनस 2 रख दिया। 10 माइनस 2 क्यों रखा, क्योंकि पहले 2 थी फिर 10 हो गई। ठीक है, एक्सपेंड हो गई, पहले 2 थी फिर 2 लीटर्स था और फिर 10 लीटर्स हो गई, तो 10 माइनस 2 कर दिया, सिंपली ये हो जाएगा। फिर ये भी हो जाएगा इजीली आपका Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू से। और फिर कंसीडर द एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम 5.2 फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कनेक्टेड रिवर्सिबली बोला है, तो आपको ये फॉर्मुला लगा देना है, इजी। तो अगर इरिवर्सिबल बोला होता तो आपको ये फॉर्मुला लगाना होता, ये इरिवर्सिबल के लिए, ये रिवर्सिबल के लिए फॉर्मुला है। तो आपको देखना है क्वेश्चन में कि क्या पूछा है, रिवर्सल पूछा है या इरिवर्सिबल पूछा है। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा एंथैल्पी। अब देखो एंथैल्पी क्या होती है, अब ध्यान समझना। अब बच्चे का एग्जांपल दिया था मैंने इंटरनल एनर्जी एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरनल एनर्जी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया था, छोटा सा बच्चा, उसके अंदर पहले से इंटरनल एनर्जी होती है। अब धीरे धीरे वो क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि आपने खाना खिलाया उसको, आपने उसको एनर्जी दी। ठीक है, वो धीरे धीरे उसको खाना खाएगा, वो पानी पिएगा तो उसकी एनर्जी आएगी। अब धीरे धीरे जब बड़ा होगा ना तो हम टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी। ठीक है, टोटल एनर्जी को, जो बच्चे की टोटल एनर्जी है उसको हमने कंपेयर करा है एंथैल्पी से। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम एंथैल्पी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंथैल्पी क्या होगा, हमारी टोटल एनर्जी सिस्टम। ठीक है, टोटल एनर्जी सिस्टम। अब ध्यान समझते हैं हम केमिस्ट्री में कैसे समझेंगे ये। तो हमारे पास क्या है, एक सिस्टम में उसकी इंटरनल एनर्जी है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम में पीवी वर्क कर रहे हैं। सिस्टम पे क्या कर रहे हैं, पीवी वर्क कर रहे हैं। पीवी मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रही है, या तो एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी यू है, उस पर हम पीवी वर्क कर रहे हैं। पीवी वर्क मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं, उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा। अब ये पी वर्क को, अब ये यू प्लस पीवी को बोलते हैं हम एच। U प्लस पीवी को हम क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो वी नो दैट द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमने पढ़ लिया, डेल इक्वल्स टू क्यूवी। बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट नॉट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। तो हमको कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी कुछ ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा ना, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी डिफाइन करना पड़ेगा हमको कोई फंक्शन, वही होता है हमारा डेल एच। तो डेल एच कैसे आया हमारा, H इक्वल्स टू क्या होता है, U प्लस पीवी, मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क। अब हम सिंपल कर देंगे, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पीवी। तो डेल पीवी मतलब चेंज इन प्रेशर भी ले रहे हो, चेंज इन वॉल्यूम भी ले रहे हैं। चेंज इन प्रेशर मतलब P2 माइनस P1, तो P2 V2 माइनस P1 V1 लिखोगे आप, ये फॉर्मुला वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक समझ आ रहा है, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अगर आपको एट कांस्टेंट प्रेशर बोला है तभी आपको ये फॉर्मुला लगाना है नीचे वाला, वरना आपको यही फॉर्मुले से आंसर निकालना है। वहां पे आपको 2 प्रेशर की वैल्यूज दे रखी होगी और 2 वॉल्यूम की वैल्यूज दे रखी होगी। अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू, कांस्टेंट प्रेशर है तो P2 चेंज नहीं हो रहा तो P लिख दोगे बाहर, और डेल V। तो ये आपको फॉर्मुला लगाना है एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस P डेल V। ये फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए, बट आपको देखना भी पड़ेगा कि क्वेश्चन में एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है, तो हमने वही निकाला है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस P डेल V। अब ध्यान से देखना, हमको पता है डेल यू इक्वल्स टू QV होता है, डेल यू इक्वल्स टू क्या होता है QV। अब डेल एच इक्वल्स टू क्या होगा QP।
एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होगा, डेल एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QP। तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये लिख देंगे, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हमारा हो जाएगा डेल एच इक्वल्स टू QP। तो केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है, अगर हमको कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता है डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल बी होता है, ठीक है। पी डेल बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है हमारे पास कोई भी आइडियल गैस है, आइडियल गैस की जगह लिख सकते हैं डेल एन जी आर टी, ठीक है। पी डेल बी इक्वल्स टू डेल एन जी आर टी, जो उन्होंने डेरिवेशन करके पता लगाया है, बट हमको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल बी लिख दूंगा मैं डेल एन जी आर टी। ये कौन कब होगा, जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा, ठीक है। जब वो ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा। डेल एन जी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, डेल एन जी क्या है यहाँ पर, डेल एन जी है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डेल एन जी। तो आपको फॉर्मुला आ गया डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मुला हमने इन्होंने डिराइव करा है, बट मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि पी डेल बी की हम क्या लिख सकते हैं, डेल एन जी आर टी लिख सकते हैं। अभी देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पर, तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले आपको इफ द वाटर वेपर इज अज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार इज दिस। तो आपको मोलर एंथैल्पी दे रखी है, ठीक है। आपको डेल एच दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, डेल एच दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी, तो हमको फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। अब डेल यू निकालना है, डेल एच दे रखा है। अब डेल एन जी देखो, डेल एन जी कैसे निकालेंगे, तो डेल एन जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H2 लिक्विड से H2 गैस जा रहा है, H2 लिक्विड से H2 गैस जा रहा है। मैंने क्या बताया आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट्स लेने। तो डेल एन जी निकालने के लिए आपको 1 माइनस 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो डेल एन जी आपका आ जाएगा 1। डेल एन जी कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो सिंपल आपको सॉल्व कर देना है, आर टी वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपको ये फॉर्मुला पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। डेल एन जी मैंने आपको बता दिया, ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बहुत ही इजी है, देखो ध्यान समझना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब जो एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। एक तो ये डेफिनेशन है कि वो मास पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। एक ये प्रॉपर्टी है कि वो एडिटिव होती है, ठीक है। क्या होती है, वो एडिटिव होती है। एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास कमरा है, उसमें हमने क्या कर दिया, पर्दा लगा दिया। हमने क्या कर दिया, पर्दा लगा दिया। हमारा पहले कमरे का टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, पहले कितना था टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस। क्या पर्दा लगाने के बाद 25 हो जाएगा, क्या पर्दा लगाने के बाद 25 हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वो एडिटिव नहीं है, क्योंकि वो एडिटिव नहीं है, ठीक है। वो कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इंटेंसिव मतलब जो डिपेंड नहीं करती है, दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब वो नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है। मतलब आप टेम्परेचर को मेजर थोड़ी ना कर सकते हो। अगर आपका एक कमरा है, उसमें आपने पर्दा लगा दिया बीच में, अगर आपने बीच में पर्दा लगा दिया तो क्या 25 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। वो 50 ही रहेगा पूरे कमरे का, ठीक है, वो 50 ही रहेगा पूरे कमरे का। बट अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, पहले वॉल्यूम थी हमारी, मान लेते हैं पहले वॉल्यूम थी हमारी 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। तो जब आप कमरे को डिवाइड कर दोगे तो हमारी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, अलग अलग 25 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। मतलब वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, एडिटिव है। वॉल्यूम क्या है, एडिटिव है। तो वॉल्यूम एडिटिव है मतलब एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम किस क्या है, एक्सटेंसिव, और टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव है। और भी प्रॉपर्टीज है ऐसी, देख लेते हैं हम। तो क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, मास, वॉल्यूम, क्योंकि हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, वॉल्यूम को भी, इंटरनल एनर्जी, कोई जितनी भी एनर्जीज है ना, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इनको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी एटसेट्रा आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इनको आप ऐड कर सकते हो, या ये डिपेंड करती है मास और मैटर पे। अगर हम इंटेंसिव की बात करें तो इंटेंसिव में आपको बताई दिया मैंने, जो टेम्परेचर है, डेंसिटी है, प्रेशर है एटसेट्रा, इनको क्या कर सकते हो आप, ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आपने प्रेशर लगाया इतना, इस पे इतना लगा रहे हो तो पूरे पे इतना ही लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर इस पे 1 atm लगा तो इधर 0.5 लगेगा, इधर 0.5 लगेगा। प्रेशर जो है वो सब जगह सेम ही लगेगा। तो प्रेशर इज नॉट अ एडिटिव क्वांटिटी, तो दैट्स व्हाई प्रेशर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसे हम समझ सकते हैं कमरे के हिसाब से, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, और आपको बोला जाएगा डेंसिटी को पता लगाओ, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। तो जब भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो लेना हो, जब भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो लेना हो तो क्या होती है, हमेशा इंटेंसिव होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव होती है। अब ध्यान से देखना, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब भी आपको मोलर लिखा हो, स्पेसिफिक लिखा हो, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंथैल्पी, मोलर इंटरनल एनर्जी, ठीक है, कुछ भी लिखा हो, जब भी आपको मोलर लिखा हो या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्वांटिटी फिक्स कर दी, ठीक है। क्वांटिटी फिक्स कर दी है, मतलब ये मोलर मतलब 1 मोल कर दिया आपने क्वांटिटी,
स्पेसिफिक मतलब 1 ग्राम कर दिया आपने क्वांटिटी, आ रहा है समझ में। तो आपने क्वांटिटी फिक्स कर दी तो वो डिपेंड नहीं करेगी मास पे, क्योंकि आपने तो फिक्स कर दी क्वांटिटी। तो वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका मोलर हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक कैपेसिटी तो क्या होगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि आपने क्वांटिटी फिक्स कर दी। ये पॉइंट भी मेंशन कर लेना अपने नोट्स में। अब आते हैं नेक्स्ट हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी समझते हैं ध्यान से। देखो मेरे पास 1 कप वाटर है और 1 लीटर वाटर है। मेरे को 25 डिग्री है अभी इसका टेम्परेचर, और मेरे को 26 डिग्री करना है। इसका भी सेम 25 डिग्री और मुझे 26 डिग्री करना है। तो किसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स ज्यादा पानी यहां पर है तो मुझे ज्यादा हीट यहां पे देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट यहां पे देनी पड़ेगी। तो क्या होगा हमारी हीट कैपेसिटी, द हीट और द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए हमको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। क्या आया समझ में, उसी को बोलते हैं हम हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, जो आपकी हीट है वो डिपेंड करेगी इस पे, मास पे डिपेंड करेगी। सी क्या है, सी है हमारा हीट कैपेसिटी, सी क्या है हमारा हीट कैपेसिटी, और डिपेंड करेगी डेल टी पे। डेल टी मतलब जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, आप कितने टेम्परेचर से चेंज कर रहे हो सिस्टम को, उस पर डिपेंड करेगी। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका एम सी डेल टी, क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका एम सी डेल टी। तो सी जो होता है हमारा क्या होता है, हीट कैपेसिटी होता है। अब ध्यान से देखना, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब 1 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो सी एम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी एम, सी एम मतलब पर मोल, हीट कैपेसिटी पर मोल, तो सी अपॉन एन हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम डिनोट करते हैं सी एस से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम डिनोट करते हैं सी एस से। तो यहाँ पे लिखेंगे सी अपॉन मास, मतलब 1 ग्राम के लिए, ठीक है। 1 ग्राम के लिए डिफाइन कर देंगे। कोई मास रखा होगा, अगर 18 ग्राम रखा है तो आपको हीट कैपेसिटी से डिवाइड करना है 18 को, हीट कैपेसिटी डिवाइड करना है आपको 18 को, तो आपके लिए 1 ग्राम के लिए आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी। अगर आपका फॉर्मुला देखो, अभी हमने फॉर्मुला बताया क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल टी, तो आपका फॉर्मुला क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू, अगर मोलर हीट कैपेसिटी तो सी एम डेल टी हो जाएगा, अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी तो क्या हो जाएगा एम सी एस डेल टी। तो ये दोनों फॉर्मुले भी आपको पता होना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मोलर हीट दे रखी है या स्पेसिफिक कैपेसिटी दे रखी है। सिंपल, आपको मोलर हीट को कैसे कन्वर्ट करना है, सी अपॉन एन से कन्वर्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी डेल टी जो है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम डिग्री सेल्सियस में ले या केल्विन में ले। अभी देखो डेल टी है, डेल टी मतलब डिफरेंस है। डिफरेंस चाहे आप केल्विन में लो चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लो, दोनों में ही सेम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। डिग्री आप केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है वो केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो, दोनों में ही सेम आएगा। तो आप अगर आपको दे रखा है 2 डिग्री का डिफरेंस दे रखा है, डेल टी क्या है 2 डिग्री है, तो आपका डेल टी केल्विन में कितना होगा, 2 केल्विन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं 2 डिग्री को 273 से प्लस करते हैं, वो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा। टेम्परेचर डिफरेंस अगर दे रखा है आपको तो टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा डिग्री सेल्सियस में सेम रहेगा और केल्विन में भी हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर फाइंडिंग आउट द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर्स ऑफ सैंपल वी मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस सी बाय द मास एंड टेम्परेचर चेंज डेल टी। तो सी एम डेल टी हो गया हमारा, क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सी एम डेल टी। और सी एम को लिख दिया आपने, सी लिख दिया, ठीक है। सी एम को क्या लिख दिया, सी लिख दिया है यहाँ पर। सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी एस से भी डिनोट करते हैं और सी से भी डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है। सी से भी आप डिनोट कर सकते हो। चलते हैं आगे। तो ये था हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटी का। अब सीपी और सीवी, सीपी मतलब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। सीपी मतलब क्या हो गया, द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आए समझ में। तो देखो हमको पता है इस फॉर्मूले को, इस डेरिवेशन देख लेता हूं। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमको पता है क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सीवी डेल टी। क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीवी डेल टी, और ये हो जाएगा डेल यू के इक्वल। हमको पता है, हमने फॉर्मूला देखा ना यहाँ से कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये क्यू हो जाएगा, ये जो कॉन्स्टेंट प्रेशर है इन्होंने एमसी को लिख दिया सी, ठीक है। एमसी को इन्होंने सी लिख दिया है, और अगर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लिया तो सीवी डेल टी हो गया, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लिया तो सीपी डेल टी हो गया, ठीक है। बस वही लिखा हुआ है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सीवी डेल टी और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सीपी डेल टी। और हमको पता है कि जो क्यूवी है उसकी इक्वल है डेल यू के और क्यूपी इक्वल है डेल एच के। अब हमको पता है इक्वेशन डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये हमको पता है, या डेल एच इक्वल टू डेल पी डेल बी, ठीक है, डेल एन जी आर टी। अब देखो इन्होंने डिफाइन कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने डिफाइन करा है फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये 1 मोल के लिए फॉर्मुला आता है, आपके लिए n मोल के लिए फॉर्मुला नहीं है, ये आपके लिए 1 मोल के लिए फॉर्मुला लिखवा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 1 मोल डिफाइन कर दिया है। तो इन्होंने 1 मोल डिफाइन कर दिया है, तो 1 मोल के लिए क्या फॉर्मुला होगा, सीपीएम। ये पीएम के सीपीएम तो लिखा मतलब मोलर, और सीवीएम तो लिखा मोलर, मोलर मतलब 1 मोल। तो सीपीएम माइनस सीवीआरएम इक्वल्स टू आर। बट अगर आपको n मोल के लिए निकालना है, n मोल के लिए कैसे निकालोगे, इसको लिखोगे सीपीएम को लिखोगे सीपी अपॉन एन, क्योंकि ये तो n मोल के लिए है ना, और सीवीएन को लिखोगे सीवी अपॉन एन इक्वल्स टू आर। तो हमारा फॉर्मुला हो जाएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू एन आर, यहाँ पे एन भी आएगा। तो ये आपका फॉर्मुला होगा सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू एन आर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे भूल जाते हैं कि अगर उनको क्वेश्चन में 2 मोल के लिए पूछ लिया तो वो ये कंडीशन, ये फॉर्मुला लगा के आ जाते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर आपको 3 मोल 2 मोल के लिए पूछा हुआ है तो आपको एन भी लिखना है यहाँ पर, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू एन आर लगाना है यहाँ पर।
आया समझ में? तो ये 1 मोल के लिए फॉर्मूला है जो आपको दे रखा है बुक में, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। बट अगर आपको n मोल के लिए निकालना है, अगर आपको n मोल के लिए निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और Cp और Cv मैंने आपको बता दिए क्या है। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ डेल्यू एंड डेल एच। अब देखो हम एक्सपेरिमेंटली डेल्यू और डेल एच को कैसे निकालते हैं, तो निकालने के लिए हमको यूज करना होता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर हमको देखो सिंपल समझाता हूं आपको। कैलोरीमीटर में कुछ नहीं हो, ये हमको एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपको, एक एपेरेटस दे रखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या करते हैं हम अपना जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, हम बीकर में एक, ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना ऑक्सीजन अंडर, ये पूरा टैग्ड सील्ड कंटेनर है, उसमें हमने ऑक्सीजन बाहर रख किया अंदर प्रेशर के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन अंडर प्रेशर। अब हमने क्या कर दिया, इस कंटेनर के अंदर हमने केमिकल रिएक्शन करवाई और हमने बाहर जो है वाटर रख दिया। ठीक है, बाहर हमने क्या कर दिया, वाटर रख दिया। अब केमिकल रिएक्शन करवाई, केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद अगर हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जो हीट रिलीज होगी उससे क्या होगा, हीट रिलीज होने से हमारा जो वाटर का टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, वाटर का टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा। तो उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं कि हीट कितनी रिलीज हुई है हमारी सिस्टम से। ठीक है, हीट जो हमारे सिस्टम से कितनी रिलीज हो रही है उसी से हम निकाल सकते हैं हीट। ठीक है, तो हीट निकाले हम किस पे निकाल रहे हैं, हीट हम निकाल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हीट हम निकाल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और हमको पता है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, डेल यू। तो हम क्या निकाल रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हम क्या निकाल रहे हैं, हम पहले निकाल रहे हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते हैं हमको पता लग जाएगा कि डेल यू इंटरनल एनर्जी सिस्टम क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या है। कैसे, क्योंकि थर्मोमीटर हम लगा रखे हैं तो हमको पता लग जाएगा कि जैसे हमारी रिएक्शन होगी तो हीट रिलीज होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हमारा वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा। वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, हमने थर्मोमीटर लगा रखा है। तो इस तरह बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम क्या पता लगा सकते हैं, डेल्यू पता लगा सकते हैं। मतलब हम हीट ट्रांसफर और हीट रिलीज पता लगा सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये ध्यान रखना, बॉम्ब कैलोरीमीटर हम यूज करते हैं टू फाइंड द डेल्यू। अगर हमको डेल एच फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक और कैलोरीमीटर है, दैट इज कॉल्ड कॉफी कप कैलोरीमीटर। ठीक है, अगर हमको डेल एच फाइंड करना है तो हमको यूज करना पड़ेगा कॉफी कप कैलोरीमीटर। कॉफी कप कैलोरीमीटर में भी सिंपल कुछ नहीं करना, सेम ही है वो। हमको क्या करना है, जो हमारा सब्सटेंस उसको वाटर में डिसॉल्व करना है। ठीक है, हमारा सब्सटेंस उसको वाटर में डिसॉल्व करना है, और जो टेम्परेचर चेंज होगा वो हम थर्मोमीटर से निकाल लेंगे। ठीक है, जो टेम्परेचर चेंज होगा हम थर्मोमीटर से निकाल लेंगे, और उससे हमको पता लग जाएगा जो हीट रिलीज हो रही है, जो हीट रिलीज हो रही है कांस्टेंट प्रेशर वो कितनी है, हीट रिलीज हो रही है कांस्टेंट प्रेशर कितनी है। और अगर हमने हीट रिलीज एट कांस्टेंट प्रेशर निकाल लिया तो हमको क्या पता लग जाएगा, डेल एच पता लग जाएगा। तो हम सिमिलरली क्या निकाल रहे हैं, हम पहले हीट रिलीज निकाल रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर, और उससे हमको पता लग जाएगा डेल एच। तो हम इनडायरेक्टली क्या निकाल रहे हैं, डेल एच। तो आपको डेल एच निकालना हो तो आपको कॉफी कप कैलोरीमीटर यूज करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कॉफी कप कैलोरीमीटर। अगर आपको डेल्यू निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये क्वेश्चंस भी आते हैं तो ध्यान से पता होना चाहिए कि डेल्यू और डेल एच कौन से कैलोरीमीटर से निकालते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर सिंपल, ये बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर सुनते पता लग जाना चाहिए कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम हमारी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप क्यू भी निकाल लोगे। क्यू भी निकालोगे किस फॉर्मूले से, सीवी डेल्टी से। देखो उन्होंने क्यू निकाल लिया सीवी डेल्टी से। अगर क्यू भी निकल गया तो क्यू भी मतलब क्या है, डेल्यू है। और डेल्यू के बाद क्या निकालोगे आप, डेल एच निकाल लोगे। डेल एच इक्वल टू डेल्यू प्लस डेल एन जी आर टी से। तो आपको 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले आपको क्यू निकालना पड़ेगा, क्यू भी क्या है, डेल्यू तो है, तो सेकंड, और डेल्यू निकालने के बाद आपको सिंपल डेल एच निकाल लोगे। ये थर्ड स्टेप हो गया। तो यही कर रखा है इन लोगों ने इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो लास्ट में क्या निकाल लिया इन्होंने, डेल एच निकाल लिया, क्योंकि डेल एन जी यहाँ पे 0 है तो डेल एच और डेल्यू क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, डेल एन जी 0 है तो डेल एच और डेल्यू क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये पार्ट 0 तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा, तो इसी के साथ हमारा थर्मोडायनामिक्स पार्ट खत्म हुआ थोड़ा बहुत। अब आते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री पे, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है या बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जो मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है। अब मैं आपको इजीली बताऊंगा कि आपको कैसे इसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बच्चे इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, अब बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा फॉर्म लगाए, कंबशन वाला फॉर्म लगाए, फॉर्मेशन वाला फॉर्म लगाए, कौन सा फॉर्म लगाए। बट इस क्लास में अगर ये आपने टॉपिक पढ़ लिया अच्छी तरह मेरे से, तो मैं बता सकता हूँ श्योरली कि अगर आप इसके बाद क्वेश्चन करोगे तो आपके इजिली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री के। तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एंथैल्पी चेंज हमारी डेलर एच ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी। रिएक्शन एंथैल्पी होती क्या है, अगर हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो कितनी एंथैल्पी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन एंथैल्पी। द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्शन एंथैल्पी। अब अभी निकालोगे कैसे, तो देखो प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी, द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या निकाल सकते हो आप, डेल आर एच निकाल सकते हो। आपको पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दैट इज, जब भी आपको डेल आर एच दे रखी हो, डेल आर एच निकालना हो, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, तो क्या करोगे आप, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट करोगे माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स करोगे। तो सिंपली अगर ये वाला फॉर्मूला देखो आप, ये वाली रिएक्शन देखो, तो सिंपली क्या करोगे, CO2 एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस
2 इंटू, देखिए यहाँ 2H2 लिखा हुआ है, तो 2H2 मतलब 2 मोल्स, 2H2 मतलब 2 मोल्स, तो 2 मोल्स के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ H2O माइनस CH4, तो एंथैल्पी ऑफ CH4 प्लस 2 ऑफ एंथैल्पी ऑफ O2, 2 ऑफ एंथैल्पी ऑफ O2। अब आते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम डिफाइन करते हैं जब स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस अंडर व्हिच अ रिएक्शन इज कैरिड आउट। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी मस्ट स्पेसिफाई सम स्टैंडर्ड कंडीशंस। The standard enthalpy of reaction is the enthalpy change for reaction when all the parts of the substance are in their standard state. Very important point. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कब डिफाइन करेंगे? जब जितने भी पार्टिसिपेंट सब्सटेंस है, जितने भी रिएक्टेंट्स हमारे, वो क्या होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। मतलब O2 जो है O2 होना चाहिए, H2 जो है वो H2 गैस में होता है, तो हमारी क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट्स में है अपनी, क्योंकि वो नेचर में प्रेजेंट है ऐसे ही, ठीक है। जो H2O2 है, जो H2 है O2 है, वो क्या है? अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में, क्योंकि वो नेचर में ऐसे ही प्रेजेंट है। अगर हम बात करें सी ग्रेफाइट की, तो सी ग्रेफाइट भी हमारे स्टैंडर्ड स्टेट में है, क्योंकि वो नेचर में इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेफाइट ही प्रेजेंट है। अगर हम लिखे सी डायमंड, अगर हम लिखे सी डायमंड, देखो ध्यान से, सी डायमंड है और हम उससे कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है हमारा वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे जितने पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस हैं वो क्या होने चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। अगर डायमंड है तो डायमंड के लिए हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस एट अ स्पेसिफिक टेंपरेचर एंड इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार, ठीक है। 1 बार होना चाहिए, और जो टेंपरेचर है वो क्या होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस हम स्टैंडर्ड मानते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन टेंपरेचर स्टैंडर्ड हम मानते हैं, ठीक है। तो हमारी अगर H2 गैस है, ठीक है, H2 लिक्विड से H2 गैस जा रहा है, तो ये हमारी किसकी हो गई? डेल वेपराइजेशन H हो गई, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये सिंपल स्टैंडर्ड एंथैल्पी वेपराइजेशन है। ये अगर हमको कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी सब्लिमेशन क्या हो गया? सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस, ठीक है। सब्लिमेशन क्या हो गया? सॉलिड टू गैस, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अगर हमको फ्यूजन देखना है, तो फ्यूजन क्या हो गया? एंथैल्पी चेंज दैट अकम्पनीज मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फ्यूजन क्या हो गई? जब हम मेल्ट कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो वो हो गई हमारी डेल फ्यूजन H0, इस तरह सब्लिमेशन के लिए डेल सब्लिमेशन H0 और वेपराइजेशन के लिए डेल वेपराइजेशन H0। सिंपली ये सिंपल आपको बता रखा है कि इनको डिनोट कैसे करते हैं, इनको डिनोट कैसे करते हैं। ये क्या है? एंथैल्पी चेंजेस है ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको कंडीशन देखनी है, अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन नोट कर लो, 1 बार प्रेशर लेते हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए सबकी, जैसे सॉलिड आयरन एट 500 केल्विन इज प्योर आयरन एट 1 बार। जो प्योर आयरन कब होगा? या तो 500 केल्विन और 1 बार पे होगा, तो भी आप ले सकते हो इनको स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड के लिए आप सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर सकते हो? तो देखो, जो बुक में दे रखा है आपको ऐसे दे रखा है कुछ, बट आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डेल एच नॉट, इसको बोलते हैं नॉट। नॉट मतलब ये क्या बता दिखा रहा है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड लिखना हो तो आप क्या यूज करोगे? नोट यूज करोगे। ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सब। ये जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो आप डिफाइन कर सकते हो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सब्लिमेशन एंड वेपराइजेशन। आगे देखते हैं, तो ये वही क्वेश्चन दे रखा है आपको। अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर वेइंग अबाउट 18 ग्राम। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन। वो बोल रहा है कितनी हीट हम सप्लाई करें जिससे कि जो भी पानी है उसकी बॉडी पे वो सारा क्या हो जाए? इवेपोरेट हो जाए। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन एट 298 केल्विन। देखो वेपराइजेशन ऑफ H दे रखा है आपको, डेल H दे रखा है आपको, डेल H दे रखा है। डेल U निकालना है तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डेल U इक्वल्स टू डेल H माइनस P डेल V या डेल, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मैं लिख देता हूँ, डेल H इक्वल्स टू डेल U माइनस डेल NG RT यूज करोगे। हमको दे रखा है डेल वेपराइजेशन H। अब वो बोल रहा है 18 ग्राम वाटर के लिए। 18 ग्राम वाटर हमको पता है 18 ग्राम क्या है? वो 1 मोल है। तो पहले आपको देखना है कि 1 मोल है या नहीं है, ठीक है। अगर 1 मोल है तो आपको सिंपल जो वेपराइजेशन H है वो डेल U के इक्वल हो जाएगा। अगर 1 मोल नहीं है तो आपको 1 मोल बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। 1 मोल नहीं है तो आपको N इंटू डेल वेपराइजेशन H करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 मोल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? N इंटू डेल वेपराइजेशन H0, क्योंकि ये जो डेल वेपराइजेशन H0 है ना, ये जो डेल वेपराइजेशन H0 लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ 1 मोल के लिए है, ठीक है। पर मोल लिखा हुआ है ना, हमेशा डेल वेपराइजेशन H0, डेल सब्लिमेशन H0, डेल फ्यूजन H0, ये सब किस लिए डिफाइन होती है? 1 मोल के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। ये 1 मोल के लिए डिफाइन होती है। तो अगर आपके सिस्टम में 1 मोल से ज्यादा दे रखे हैं मोल्स, तो आपको N से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये करने के बाद आप सिंपल क्या कर लोगे? H ये निकल गया डेल H, डेल H निकालने के बाद आप डेल U निकाल लोगे इस फॉर्मूले से। आया समझ में? तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो ये 1 मोल में डिफाइन होती है। अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन मतलब हम फॉर्मेशन कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस का, किस सब्सटेंस का? 1 मोल सब्सटेंस का। आप क्या रखना है कि हमारा सब्सटेंस क्या होना चाहिए? 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है। हमारी सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलोड होनी चाहिए, सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलोड होनी चाहिए। और जो हमारा सब्सटेंस बन रहा है 1 मोल, वो किससे बना चाहिए? उन एलिमेंट से बना चाहिए जो कि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है।
वो उन एलिमेंट से बनना चाहिए जो कि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल, ध्यान से देखना, वन मोल कंपाउंड होना चाहिए फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन आल्सो नोन एज रेफरेंस स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी फॉर्मेशन। उसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है डेल एच एफ नॉट, ठीक है, ये सिंबल होता है डेल एच एफ नॉट। तो ये डिफाइन कर सकते हो आप। अब देखो ध्यान से देखना, the reference state of an element is in total is its most stable state of aggregation at 25 degrees Celsius in 1 bar pressure. For example, the reference state of dihydrogen is H2 gas, those are dioxygen, carbon sulfur is O2, C graphite sulfur के लिए S टोम्बिक होगा। तो इनकी एंथैल्पी जो होती है ना, इनकी जो डेल एच एफ नॉट होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। मान लो आप O2 के लिए डिफाइन करो तो जीरो, अगर आप डिफाइन कर रहे हो सी ग्रेफाइट के लिए तो वो भी जीरो होगी, सल्फर रोम्बिक के लिए डिफाइन कर रहे हो तो वो भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है? अपनी एलिमेंटल या मोस्ट स्टेबल स्टेट में है। तो इनकी डेल एच एफ नॉट क्या होगी? जीरो होगी। इनकी डेल एच एफ नॉट क्या होगी? जीरो होगी, चाहे वो O2 हो, कार्बन हो, कार्बन कौन सा वाला? ग्रेफाइट वाला, और सल्फर रोम्बिक वाला, सल्फर रोम्बिक वाला होगा। अगर सल्फर कोई और होगा तो वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। सल्फर रोम्बिक वाला होना चाहिए, तो वो देखना है। अगर H2 हो तो वो भी जीरो होगा, N2 होगा तो भी जीरो, Cl2 होगा तो भी जीरो, F2 होगा तो भी जीरो, क्योंकि ये सारे क्या है? अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें, आपको निकालना है, अगर आपको इस क्वेश्चन को दे रखा है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, देखो यहाँ पे 1 मोल दे रखा है, 1 मोल बन रहा है, और H2 और O2 जो अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, तो इस रिएक्शन के लिए आप डेल एफ एच नॉट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, H2 गैस प्लस Br2 गैस गिव्स 2HBr गैस, गलत। यहाँ पे हम फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर आपको डिफाइन करना है फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी फॉर्मेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 1 मोल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको 1 मोल बनाना पड़ेगा, तो आपको इसको 1 मोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। और अगर आपको इसी फॉर्म में लिखना है डेल आर एच और डेल एफ एच का आपको फॉर्मूला लिखना है, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो डेल आर एच का वो किसके इक्वल होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल एफ एच नॉट के, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल एफ एच नॉट के। क्यों? क्योंकि देखो ये किसके लिए है? डेल एफ एच नॉट के लिए है। अगर आपको इसके लिए बनाना है डेल आर एच नॉट के लिए, तो आपको डेल आर एच नॉट निकालना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -36.4 को, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी डेल एफ एच नॉट की वैल्यू से। समझ आ रहा है? डेल एफ एच नॉट कब डिफाइन करेंगे हम? जब सिर्फ 1 मोल होगा। तो इस रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, इस रिएक्शन के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 मोल के लिए डिफाइन कर सकते हैं हम डेल एफ एच नॉट, और जो 1 मोल है वो तो है ही हमारी एक प्रॉपर्टी, और एक कौन सी है कि जो एलिमेंट्स होनी चाहिए वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स में होनी चाहिए। H2 और Br2 अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो। By convention, the standard enthalpy of formation del FH naught of an element reference state, that is its most stable state of aggregation taken is 0. तो इस 0 मैंने आपको बता दिया कि जितने मोस्ट एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट्स, वो उनकी क्या होगी? 0 होगी। अब ध्यान से देखो, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO प्लस CO2, तो ये इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं डेल FH नॉट? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बन तो हमारा, देखो बन तो हमारा CaO और CO2 1 ही है, बट यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। क्यों डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जिससे हमारा बन रहा है CaCO3, ठीक है, जिससे हमारा CaCO3 बन रहा है वो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में नहीं है, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट्स में नहीं है। इट्स नॉट एन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिंस कैल्शियम कार्बोनेट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम अदर कंपाउंड्स एंड नॉट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स नहीं बनते हैं, और किससे बने? कुछ और कंपाउंड से बने। तो इसके लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते डेल एफ एच नॉट, ठीक है। इसके लिए हम डिफाइन करेंगे क्या करेंगे? डेल आर एच नॉट डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम डेल आर एच नॉट डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको डेल, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म आ गया, आपका फॉर्मूला आ गया जो आपको याद रखना है और आपको पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला क्या आ गया? आपको फॉर्मूला आ गया, जब भी आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन निकालना पड़े तो आप क्या करोगे? आप एंथैल्पी फॉर्मेशन किससे निकालोगे? एंथैल्पी प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दे रखा हो, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दे रखा हो और आपको एंथैल्पी फॉर्मेशन निकालनी हो, तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करोगे, ठीक है, सिंपल। तो अगर आपको इस सेक्शन के लिए निकालना तो क्या करोगे? डेल आर एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये CaCO3 दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? CaCO3 का फॉर्मेशन की एंथैल्पी माइनस CaO की और CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाल दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? डेल आर एच निकल जाएगा। तो जब भी आपको फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है और आपको डेल आर एच नॉट पूछा है, तो आप क्या करोगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आया समझ में? तो यही बता रखा है, इसमें भी यही बता रखा है जो मैंने आपको बताया, सिंपल आपको फॉर्मुला से निकाल रखा है। प्रोडक्ट की एंथैल्पी फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी फॉर्मेशन, ये निकाल रखा है सिंपली, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी निकाल रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हेस लॉ क्या बोलता है? वी नो दैट एंथैल्पी स्टेट फंक्शन, देयरफॉर द चेंज इन एंथैल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इन अदर वर्ड्स, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इज द सेम वेदर इट अकर्स इन वन स्टेप और इन सीरीज ऑफ स्टेप। चाहे आप एक स्टेप में करो उस रिएक्शन को, चाहे आप 10 स्टेप में करो उस रिएक्शन को, जो एंथैल्पी होगी वो सेम होगी, ठीक है। एंथैल्पी क्या होगी? सेम होगी, चाहे आप 10 स्टेप में करके
करो, जब भी एंथैल्पी सेम होगी, चाहे आप एक स्टेप में कर दो तो भी एंथैल्पी क्या होगी, सेम होगी। तो वही बोलता है हमारा हैश लॉ। तो हैश लॉ क्या बोलता है कि जो एंथैल्पी है वो इंडिपेंडेंट है पाथ कवर्ड से, ठीक है। कोई भी आप पाथ से जा रहे हो, एंथैल्पी क्या होगी, हमेशा सेम रहेगी। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज एंथैल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कवर्ड। Or if a reaction takes place in a several steps, then standard reaction enthalpy is the sum of standard enthalpies of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided the same temperature। तो ध्यान से देख लो, एक यहां से देखते हैं। देखो अगर A से B जा रहा है उसके लिए डेल RH दे रखा है, A से C के लिए डेल H1, C से D के लिए डेल RH2 और D से B के लिए डेल RH3। तो जो हमारा डेल RH1 होगा, जो हमारा डेल RH होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा डेल H1 से प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 के, ठीक है। तो ये हमारा हैश लॉ बोलता है कि अगर कोई भी रिएक्शन ऐसे जा रही है, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन इस पाथ से जा रही है, तो अगर इस पाथ से जाएगी तो भी सेम ही नहीं होगा, ठीक है। अगर इस पाथ से जा रही है तो भी एंथैल्पी सेम है, इस पाथ से जाएगी तो भी एंथैल्पी सेम होगी। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ चूजन, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम निकालेंगे हैश लॉ से, ठीक है। हैश लॉ से निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम निकालोगे कैसे, और कंबशन होता क्या है। तो कंबशन होता है जब भी आप कोई सब्सटेंस है, कोई भी हाइड्रोकार्बन उसको बर्न कर रहे हो, तो क्या होगा, हमारा दो प्रोडक्ट्स हमेशा फॉर्म होंगे CO2 और H2, ठीक है। दो प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म होंगे CO2 और H2। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कंपाउंड जब बर्न कर रहे हो आप, कंपाउंड जो आप बर्न कर रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप कंपाउंड बर्न कर रहे हो वो होना चाहिए 1 मोल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, combustion is defined as the enthalpy change per mole or per unit amount of substance when it undergoes combustion and all the reactant products being in their standard state at the specified temperature। जो reactant products है वो specified temperature पे होनी चाहिए और हमेशा अपनी specified standard states में होनी चाहिए। तो सिमिलरली अगर हमने कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करा तो 1 मोल बर्न करना है हमको, ठीक है। अगर आपने 2 मोल लिख दिया तो आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफाइन नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा 1 मोल लिखना पड़ेगा। तो 1 मोल का आप बर्न करोगे तो हमेशा क्या आएगा, CO2 और H2 प्रोड्यूस होगा। इसके लिए आप निकाल सकते हो कंबशन एंथैल्पी। अब ये भी याद रखना, कंबशन एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब हमेशा जो डेल H की वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी, ठीक है। व्हाई, बिकॉज कंबशन एंथैल्पीज और कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो आपका जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सिमिलरली उन्होंने इसके लिए निकाला है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो आप ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कैसे करूंगा, कैसे कर सकते हैं जल्दी से वो मैं बताऊंगा। द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट दिस एंड दिस। आफ्टर कंबशन CO2 and H2 आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो आपको क्या दे रखा है, डेल RH दे रखा है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, डेल RH दे रखा है, कितना दे रखा है, 3267 किलो जूल पर मोल, ठीक है। किलो जूल दे रखा है, पर मोल नहीं दे रखा, ठीक है। किलो जूल दे रखा है of heat is liberated। calculate the standard enthalpy of formation of benzene। standard enthalpy formation of this and this are this, ठीक है। आप पहले लिखोगे इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन लिखने के बाद क्या होगा, इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। इक्वेशन ये हो जाएगी। अब आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये सब कचरा नहीं करना है आपको। आपको क्या फॉर्म लगाना है, क्योंकि आपको फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है, ठीक है। आपको फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है, आपको फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है, तो आप फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डेल FH0 ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल HF0 ऑफ रिएक्टेंट्स। और हमको ये से पता है ये किसकी इक्वल होती है, डेल आर एच के इक्वल। तो ये डेल आर एच दे रखा है 3267। अब क्या कर दोगे, डेल FH0 के लिए क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 H2 उसकी दे रखी है आपको वैल्यूज, और डेल FH0 क्या है, हमारा O2 के लिए 0 होगा, और C6H के लिए आपको निकालनी है, और यहाँ पे आपको डेल HR दे रखा है। तो सिंपली आप सॉल्व करोगे तो आपको बेंजीन की मिल जाएगी, ठीक है। आपको बेंजीन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी जो डेटा दे रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है, तो आपको जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है किससे निकालनी है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट से करके निकालनी है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कुछ नहीं है, सिंपल आप कोई भी एक मॉलिक्यूल उसको एटम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है उसको गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करें, तो वही हमारा है कि हाइड्रोजन एटम्स आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग HH बॉन्ड्स इन डाइहाइड्रोजन। द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को बोला क्योंकि हम एटम्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट करें। इसको डिनोट करते हैं डेल AH से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं डेल AH0 से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो देख लो एग्जांपल्स। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, CH4 को कन्वर्ट करें C गैस से और 4 हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। तो हम क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एटम्स ऑफ कार्बन और गैसियस एटम्स ऑफ कार्बन गैसियस एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में कन्वर्ट करें। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिमिलरली अगर Na सॉलिड से Na गैस में कन्वर्ट करें तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल सकते हो, और इसको सब्लिमेशन बोल सकते हो, ठीक है। इसको सब्लिमेशन बोल सकते हो, एटमाइजेशन बोल सकते हो, क्योंकि Na सॉलिड से Na गैस में कन्वर्ट करें तो सब्लिमेशन बोल सकते हो और एटमाइजेशन बोल सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी से। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, देखो
Chemical reactions involve the breaking and making of chemical bonds. Energy is required to break a bond. Energy is released when a bond is formed. एनर्जी हमको पता है जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और हमको बॉन्ड जब हमको तोड़ना होता है तो एनर्जी हमको देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. इट इज पॉसिबल टू रिलेट हीट ऑफ रिएक्शन टू चेंज इन एनर्जी एसोसिएटेड विद ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. तो हम हीट को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, चाहे हमारा बॉन्ड टूट रहा है चाहे हमारा बॉन्ड बन रहा है. With reference to the enthalpy changes associated with chemical bonds, two different terms are used in thermodynamics. हमारा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी बोलते हैं उसको, या मेन बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं. अब बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या बोलेंगे, जब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, जैसे हमारा H2 गैस और H2 गैस में हम एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं HH का, ठीक है, हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, ठीक है, कि इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एंथैल्पी देनी पड़ी, ठीक है. तो ये हमारा हो गया Cl2 से 2Cl, तो यहाँ पे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी बोलेंगे. O2 से 2O बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, O का बॉन्ड तोड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर O बन गया, तो यहाँ पे भी बोलेंगे डेल H नॉट O डबल बॉन्ड O, ये हमारी इतनी आ गई. बट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो हमारे पास 4 बॉन्ड्स हैं यहाँ पे CH4, तो CH4 के लिए नेक्स्ट पेज में है, देखो हमारे पास है CH4, तो पहला अगर हमने पहला बॉन्ड तोड़ा CH का तो हमारी इतनी एनर्जी निकली, दूसरा बॉन्ड तोड़ा तो हमारी इतनी एनर्जी निकली, तीसरा बॉन्ड तोड़ा तो हमारा इतनी एनर्जी निकली, और चौथा बॉन्ड तोड़ा तो हमारी इतनी एनर्जी निकली. तो ये चारों क्या है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पीज है. बट अगर हमको चारों को एक साथ लिखना है, चारों को एक साथ लिखना है, तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे बीन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, इसको डिफाइन करेंगे बीन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है. हम क्या करेंगे, चारों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, चारों को हम प्लस कर देंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, इसको बोलते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है. तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी आप कब बोलोगे, जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जब आप बोलोगे जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे. क्यों, क्योंकि हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको अलग एनर्जी देनी पड़ रही है. तो आप, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल के डिफाइन करनी है पूरे मॉलिक्यूल के लिए, तो आप पूरे मॉलिक्यूल के डिफाइन करोगे मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ना कि बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, ठीक है. बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिफाइन मत कर देना, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के आपको डिफाइन करनी पड़ेगी मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आपको डिफाइन करनी पड़ेगी मीन बॉन्ड एंथैल्पी. व्हाई, बिकॉज सब बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी देनी पड़ रही है. बट अगर आप बोलो कि इंडिविजुअल क्या बोलेंगे इनको, तो इंडिविजुअल इनको बोलेंगे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, ठीक है. इंडिविजुअल इनको क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो सिंपली बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है. फॉर्मूला होता है ये हमारा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. बॉन्ड एंथैल्पीज के लिए फॉर्मूला जो होता है वो हमारा उल्टा होता है, दैट इज डेल H नॉट इज इक्वल्स टू बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट करना है. जब भी आपको बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट्स माइनस करोगे, ठीक है. रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट्स माइनस करोगे तो आपकी डेल H नॉट आ जाएगी, ठीक है, डेल H नॉट आ जाएगी आपकी. तो वही अब मैंने लिख रखा है, पूरा जो हमने पढ़ा है वही हमने लिख रखा है. और इससे इस स्लाइड से एक क्वेश्चन पक्का से आएगा. तो डेटा अगर दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्वेश्चन में डेटा दे रखा है फॉर्मेशन का, तो आप डेला RH, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट करके, ठीक है. जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर आपको कंबशन का डेटा दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कंबशन का डेटा दे रखा है कि इतनी कंबशन की वैल्यूज है, तो आपको फॉर्मूला को यूज करना है कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स. इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. ये सेकंड वाला फॉर्मूला से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बहुत बड़ा कर देते हैं वो. कुछ नहीं करना, सिंपल आपको कंबशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स करना है माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स करना है. अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पीज का डेटा दे रखा है तो आपको मैंने बताई दिया ये वाला, जब भी बॉन्ड एंथैल्पीज का डेटा दे रखा है तो आपको डेल H कैसे निकालना है, आपको करना है सिंपल बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स. आया समझ में. तो ये तो पक्का से अपने कॉपी में नोट कर लेना. अगर इसको नोट कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस टॉपिक से. नेक्स्ट आते हैं लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी हमने पिछली बार पढ़ी थी. लैटिस एंथैल्पी क्या होती है कि किसी भी एक मोल बॉन्ड को, ठीक है, किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज व्हिच अकर्स व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन गैसियस स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी एक आयनिक कंपाउंड को हम उसके गैसियस स्टेट में आयनिक फॉर्म में तोड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी हमको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, और लैटिस एंथैल्पी ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस से NaCl बन रहा है, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो लैटिस एंथैल्पी. सिंपल वो डिफरेंस क्या होगा, जब आप एनर्जी दे रहे हो तो एंडोथर्मिक होगी, ठीक है, और जब आप NaCl बना रहे हो तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है. दोनों तरह से आप लैटिस एंथैल्पी डिफाइन कर सकते हो. बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लैटिस एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो. इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हम लैटिस एंथैल्पी को डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते. इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट. क्यों, क्योंकि देखो NaCl को तोड़ने के लिए हमको बहुत सारी एनर्जीज लगानी पड़ेगी अलग अलग, तो उसको डिटरमाइन करना एक्सपेरिमेंटली वो पॉसिबल नहीं है. तो हम डिटरमाइन करते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है, इनडायरेक्टली मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉर्न हेबर्ट साइकिल हम यूज करते हैं, ठीक है. अब बॉर्न हेबर्ट साइकिल में समझाता हूं आपको पहले, फिर हम वो डायग्राम देखेंगे, ठीक है. बॉर्न हेबर्ट साइकिल समझाता हूं, फिर हम देखेंगे ये सब, ठीक है. अब देखो ध्यान से, हमको क्या करना है, हमारे पास है NaCl सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, उससे क्या बन रहा है, हमारा NaCl बन रहा है. तो इसके लिए हम डिफाइन करेंगे डेल HF नॉट, ठीक है. हम क्या डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, डेल HF डिफाइन कर सकते हैं, डेल HF नॉट डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl डिफाइन कर सकते हैं. अब NaCl बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
हमको हमारे पास Na सॉलिड है, Na सॉलिड को पहले Na गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट सब्लिमेशन बोल सकते हो आप, या इसको बोल सकते हो आप डायरेक्ट एटमाइजेशन, जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। एटमाइजेशन बोल सकते हो, डायरेक्ट सब्लिमेशन बोल सकते हो, ठीक है, दोनों ही बोल सकते हो। फिर जब Na गैस हमारा बन गया, उसके बाद Na गैस को हमको Na प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको Na गैस को Na प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Na गैस को Na प्लस में कन्वर्ट करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगा के, हमको आयोनाइज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हो गई डेल एच आयोनाइजेशन। फिर आते हैं हम हाफ Cl2 पे। हमारे पास हाफ Cl2 है, हाफ Cl2 से हमको Cl माइनस बनाना है, तो हाफ Cl2 से हमको पहले Cl गैस बनाना पड़ेगा, मतलब हमको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे Cl और Cl का। हमको क्या करना पड़ेगा, Cl और Cl का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। हमारे पास 1 मोल नहीं है, हमारे पास हाफ मोल है। 1 मोल के लिए होता है हमारा डेल एच बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, बट हमारे पास हाफ मोल है, दिख रहा है हाफ मोल है। हाफ मोल है तो हमारी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी होगी, वो कितनी होगी, डिवाइड बाय 2, मतलब हाफ होगी। डेल एच बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब Cl को हमको कन्वर्ट करना है Cl माइनस में, Cl को कन्वर्ट करना पड़ेगा। Cl माइनस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इस रिएक्शन इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसको बोलते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसके लिए क्या होगा, डेल एच Eg होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइन करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा बन जाएगा Na प्लस से Cl माइनस, Na प्लस जो हमारा बन गया, Na प्लस जो हमारा बन गया है उसमें हम Cl माइनस ऐड करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, जो कि है लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl और डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं लैटिस एंथैल्पी को। अब ध्यान से देखना, अब ये सब काट दो, जो भी कट रहा है वो काट दो। तो Na प्लस से Na प्लस कट गया, हमारा Na गैस से Na गैस कट जाएगा, Cl गैस से Cl कट जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे बचा Na सॉलिड, हमारे पास बचा क्या, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl। तो हमारा फॉर्मेशन किसके इक्वल हो गया, लैटिस एंथैल्पी का इक्वल। मतलब ये सारे जो प्रोसेस है, ये जो हमारी प्रोसेस है, प्लस इसको इनको प्लस करके हमारे क्या मिल गया, डेल एच एफ नॉट मिल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, दैट डेल एच एफ नॉट, ठीक है, डेल एच एफ नॉट इक्वल्स टू डेल सब्लिमेशन प्लस डेल एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल एच बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी अपॉन 2 प्लस डेल एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल एच लैटिस एंथैल्पी को मिलकर हमको क्या मिल गया, डेल एच एफ नॉट मिल गया, ठीक है। हमको क्या मिल गया, डेल एच एफ नॉट मिल गया। अब ध्यान सुनना, हम क्या कर सकते हैं, डेल एच एफ नॉट एक्सपेरिमेंट निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे हम एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमको ये वैल्यूज पता लग गई और ये वैल्यूज पता लग गई तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाट बॉर्न-हेबल साइकिल इज ऑल अबाउट, ठीक है। बॉर्न-हेबल साइकिल यही बोलती है कि हम डेल एच लैटिस एंथैल्पी को हम ऐसे निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। अब वो साइकिल देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी है NaCl की फॉर्मेशन। यहां से अगर यहां पे हमको जाना है तो ये जो है, ये जो पार्ट है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये जो पूरा पार्ट है जो मैंने आपको बताया था यहां पर, ये जो पूरा पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये बताया इसमें साइकिल में कि ये जो पार्ट है फॉर्मेशन एंथैल्पी किसके इक्वल होगी, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, देन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी, देन वी हैव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देन वी हैव लैटिस एंथैल्पी। तो ये सारा का सम जो होगा किसके इक्वल होगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी के इक्वल होगा। इससे हमने क्या निकाल लिया, लैटिस एंथैल्पी निकाल लिया। दैट्स हाउ वी कैन theoretically calculate the lattice enthalpy from the Born-Haber cycle and you have to know this formula। तो आपको फॉर्मुला पूछा जाता है, ठीक है, आपको एग्जाम में फॉर्मुला पूछा जाता है, तो आपको ये फॉर्मुला पता होना चाहिए। नहीं, इसको यहाँ पे रहने देना है और इन सबको वहां पे ले जाना है, ठीक है, इन सबको वहां पे ले जाना है। चलते हैं आगे। अब देखो लैटिस एंथैल्पी एक बार हमने निकाल ली, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी हमने एक बार निकाल ली, जो हमने प्लस माइनस करके निकाल लिया सब कुछ। अब लैटिस एंथैल्पी अगर आपने निकाल ली, नाउ वी कैन यूज द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द एक्सप्रेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने लैटिस एंथैल्पी निकाल ली तो आप क्या निकाल सकते हो, आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे, तो हमारा फॉर्मुला होता है डेल एच सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेल एच लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल एच हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हम देखते हैं डेल एच सॉल्यूशन एंथैल्पी, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं, लैटिस एंथैल्पी निकाल रहे हैं, कौन से फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से। सॉल्यूशन एंथैल्पी किसे निकालेंगे, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अभी समझाऊंगा आपको क्या क्या होते हैं। एंथैल्पी सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of it dissolved in a specific amount of solvent. The enthalpy of solution at infinite dilution is the enthalpy change observed on dissolving substance at an infinite amount of solvent when the interactions between the ions or molecules are negligible, ठीक है। तो एंथैल्पी सॉल्यूशन क्या हो गई, जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूट को, सॉल्यूट डिसॉल्व करें तो कितनी एंथैल्पी रिलीज हो रही है उसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन एंथैल्पी, ठीक है। हमको हमारे पास कोई भी सॉल्यूट है उसमें हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं उसको, तो कितनी एंथैल्पी रिलीज होगी, कितनी एंथैल्पी एब्जॉर्ब होगी, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो, हमारे पास ए बी सॉलिड को हमको कन्वर्ट करना है ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस। ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी को तोड़ना पड़ेगा, ए बी को तोड़ना पड़ेगा इन गैसियस आयंस। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगी, लैटिस एंथैल्पी हमने बॉर्न-हेबर साइकिल से निकाल ली है, तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पर। प्लस हमको चाहिए डेल एच हाइड्रेशन एंथैल्पी, हम एक्सपेरिमेंट निकाल सकते हैं।
अगर ये दोनों हम निकाल ली तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेल एच सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, डेल एच नॉट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो ये जो पार्ट है ना, ये बहुत अच्छा पार्ट है। फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स डेल सॉल्यूशन एच नॉट इज पॉजिटिव एंड द डिसोसिएशन प्रोसेस एंडोथर्मिक। जो डिसोसिएशन प्रोसेस होती है वो सारी क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। मतलब सब में जो सॉल्यूशन एंथैल्पी हमको देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड्स इन वाटर इंक्रीजेस विद राइज ऑफ टेंपरेचर। जैसे हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। If the lattice enthalpy is very high, the dissolution of the compound may not take place at all. Very important point. अगर किसी कंपाउंड की lattice enthalpy बहुत ज्यादा है, मतलब वो कंपाउंड बहुत स्टेबल है। अगर वो कंपाउंड स्टेबल है तो वो सॉल्युबल नहीं होगा किसी भी सॉल्वेंट में। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड की lattice enthalpy ज्यादा है मतलब उसकी सॉल्यूशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि lattice enthalpy बहुत ज्यादा है तो उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे जो डिसॉल्व होगा वो कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वहां पे जो कंपाउंड है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो if the lattice enthalpy is very high, the dissolution of the compound may not take place at all. Why do fluorides tend to be less soluble than the corresponding chlorides? क्योंकि वहाँ पे जो lattice enthalpy होती है वो ज़्यादा होती है fluorides की। Estimate of the magnitude of the enthalpy changes may be made by using table of bond enthalpies and lattice enthalpies. ठीक है, तो आपको ध्यान का रखना है, अगर आपका del H नॉट lattice ज़्यादा है del H हाइड्रेशन से, तो वहाँ पे डिसोल्यूशन या सॉल्यूशन एंथैल्पी वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिसोल्यूशन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से नोट कर लो इसको, डिसोल्यूशन नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, डिसोल्यूशन नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, वहां पे डिसोल्यूशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि lattice enthalpy बहुत ज्यादा है, हमको बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन पे। देखो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होती है, ध्यान से देखना। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कुछ नहीं है, जैसे हमने सॉल्यूशन बना लिया ना, उसमें हम सॉल्वेंट डाले जा रहे हैं, तो कितनी हीट रिलीज होगी उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, या कितनी हीट हमको चाहिए होगी उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। So if it is known that the enthalpy solution is the enthalpy change associated with the addition of a specific amount of solute to the specific amount of solvent at a constant temperature and pressure, this argument can be applied to any solvent with the slight modification. हम क्या कर रहे हैं, slight modification कर रहे हैं। क्या modification कर रहे हैं, enthalpy change for dissolving 1 mole of gaseous hydrogen chloride in 10 mole of water can be represented by the following equation. ध्यान से देखो, हमने क्या करा, ये 10 एक्वस है, 10 मोल ऑफ वाटर है। ठीक है, एक्वस को हमने क्या लिख दिया, वाटर लिख दिया। ठीक है, एक्वस क्या दिखा रहा है, वाटर दिखा रहा है। HCl में हम 10 मोल वाटर डाल रहे हैं तो कितनी एनर्जी हीट रिलीज हो रही है, -69.01 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, -69.01 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है। फिर देखो हमने 25 मोल डाला, 25 मोल में कितनी हो गई, -72.03 हीट रिलीज हुई। 40 मोल डाला, 40 मोल में कितनी हो गई, -72.79 हो गई। फिर क्या हुआ, इनफाइनाइट मोल डाल दिया हमने, बहुत ज्यादा उसको पानी पूरा भर दिया तो क्या होगा, सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं, वहां पे सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ। अब देखो जो वैल्यू है वो कितनी है, 72 से 74 गई, मतलब जो वैल्यू है वो बहुत लिमिट हो गई। अब वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ नहीं रही है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देखो 40 था पहले, 40 से हमने इनफाइनाइट कर दिया, जो वैल्यू है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब वैल्यू एकदम ऑलमोस्ट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। द वैल्यू ऑफ del H shows general dependence of the enthalpy of solution on an amount of solvent। ठीक है, द वैल्यू ऑफ del H shows general dependence on the enthalpy of solution on amount of solvent। तो किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड कर रही है। एंड एज मोर एंड मोर सॉल्वेंट इज यूज्ड द enthalpy of solution approaches a limiting value। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना हम ज्यादा जितना हम सॉल्वेंट डालते जाएंगे उसके बाद क्या होगा, जो एंथैल्पी सॉल्यूशन होगी उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, उसकी क्या आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो बढ़ना बंद हो जाएगी। फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस वैल्यू ऑफ del H इज गिवन इन द इक्वेशन एज थर्ड। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम HCl 25 प्लस 15 से हम 25 में 15 और डाल रहे हैं और 40 बना रहे हैं उसको, तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। 25 के लिए -72.03 और 72.79 थी 40 के लिए, तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं, 72 - 79 -72.03, हमारी -0.76 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुई। ठीक है, कितनी हीट रिलीज हुई, -0.76 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुई। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है इज द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है, मतलब इतनी हीट रिलीज हुई जब आपने डाइल्यूशन करा, जब आपने एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करा सॉल्यूशन में, तो इतनी हीट क्या हुई, रिलीज हुई। इट इज द हीट विथड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट सराउंडिंग से विथड्रॉ हुई, मतलब सराउंडिंग हीट दे रहा है किसको, सिस्टम को। is the heat withdrawn from the surrounding when additional solvent is added to the solution। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं तो इतनी हीट रिलीज हुई, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। The enthalpy of dilution of solution is dependent on the original concentration of solution and the amount of solvent added। तो दो चीजें डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी सॉल्यूशन की, और आप सॉल्वेंट कितना डाल रहे हो, नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड नहीं करेगा, कितना आप सॉल्वेंट डाल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। दैट इज ऑल अबाउट एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर, बहुत अच्छी तरह में समझाया है। चलते हैं आगे। अब इसी के साथ हमारा थर्मोकेमिस्ट्री खत्म होता है, अब आता है हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्पॉन्टेनिटी पे। अब ध्यान समझना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती क्या है, स्पॉन्टेनियस होता क्या है। जैसे मेरे पास कोई गर्म कप है चाय का, अगर मैंने उसको टेबल पे रख दिया और मैंने 1 घंटा छोड़ दिया तो क्या हो जाएगी, गर्म चाय ठंडी चाय हो जाएगी। गर्म चाय क्या हो गई, ठंडी चाय हो गई, मतलब हीट रिलीज हो गई, उसमें से हीट रिलीज हुई फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब जो ठंडी चाय थी वो गर्म चाय थी वो ठंडी चाय बन गई।
अब आप उस ठंडी चाय को गर्म कर सकते हो। अब आप उस ठंडी चाय को गर्म करने के लिए हमको हीट देनी पड़ेगी, हमको उस ठंडी चाय को गर्म करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, बट गर्म चाय ठंडी हो गई इजीली। तो जो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाए, जो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाए उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब हमको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा, मतलब जो चाय पहले गर्म थी वो खुद ब खुद ठंडी हो गई, उसमें हमको कोई काम करना नहीं पड़ा, वो पड़े पड़े ठंडी हो गई, खुद हो रही, नेचुरली हो रही है। दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसमें हमको कोई हमको एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना पड़ रहा, उसको बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, समझ लो। The first law of thermodynamics tells us about the relationship between the heat absorbed and the work performed on the system. It puts no restriction on the direction of heat flow. वो हीट फ्लो के बारे में कुछ नहीं बताया उसने कि हीट कैसे फ्लो होगी, गर्म से ठंडी की तरफ फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर फ्लो होगी, या लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो होगी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो फ्लो ऑफ हीट इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मैं आपको बताया। In fact, all naturally occurring process, whether chemical or physical, will tend to proceed spontaneously in one direction only. For example, a gas expanding to fill the available volume, burning carbon and dioxygen, giving carbon dioxide। सारी क्या है सारी spontaneous reactions है, ठीक है, spontaneous reaction है। spontaneous मतलब spontaneous means having the potential to proceed with the assistance of external agency। कोई भी हम external force या कोई भी external agency हम यूज नहीं कर रहे हैं और बिना उसकी रिएक्शन हो रही है, that is called spontaneity। However, it does not tell about the rate of reaction or process. Rate of reaction के बारे में नहीं बताएगी और process के बारे में नहीं बताएगी। Another aspect of spontaneous reaction or process, as we see, that is these cannot reverse their directions on their own. Very important point। गर्म चाय ठंडी हो सकती है, बट ठंडी चाय गर्म नहीं हो सकती। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गैस पे रखना पड़ेगा ठंडी चाय को, जब भी तो गर्म होगी ना। तो दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर हमको उनको रिवर्स करना है तो हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, a spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency। उसको रिवर्स करने के लिए हमको अपने तरफ से कुछ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये था पूरा स्पॉन्टेनिटी के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। अब केमिस्ट ने क्या करा, केमिस्ट ने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है ना, उसमें हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है तो मतलब स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और जो एंडोथर्मिक होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने ग्राफ से समझाया भी कि जो रिएक्टेंट्स होगी, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी ना, उनमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इतनी हीट रिलीज हो गई, मतलब ये जो रिएक्शंस होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है उनमें हमको हीट देनी पड़ती है, हमको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। हीट सप्लाई करनी पड़ रही है तो स्पॉन्टेनियस क्यों होगी, वो स्पॉन्टेनियस क्यों होगी, क्योंकि हमको हीट सप्लाई करनी पड़ रही है। रिएक्टेंट्स की एनर्जी इतनी है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी इतनी है, तो हमको हीट देनी पड़ रही है, जब भी तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एनर्जी स्टेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, बट ऐसा नहीं था। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, बट अब उन्होंने देखा कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो होती है ना, जब हम मेल्ट करते हैं आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हमको पता है कि हमको हीट देनी पड़ रही है उसके लिए। बट उन्होंने देखा कि देन ऑल्सो इट इज स्पॉन्टेनियस। उन्होंने क्या पता लगाया कि ये रिएक्शन जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, वो भी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। फिर उन्होंने देखा कि यार एनर्जी से हम नहीं बोल सकते कि स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी। कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो एनर्जी से रिलेट नहीं कर सकते हम स्पॉन्टेनिटी को, ठीक है। हम डायरेक्ट से रिलेट नहीं कर सकते स्पॉन्टेनिटी को। फिर फैक्टर आता है वहां पे एंट्रोपी का, ठीक है। अब ये रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे रीजन है स्पॉन्टेनिटी का, रीजन है एंट्रोपी, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है। अब एंट्रोपी क्या होती है, तो देन व्हाट ड्राइव्स द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन अ गिवन डायरेक्शन। लेट अस एग्जामिन सच अ केस इन व्हिच del H is equal to 0। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एंथैल्पी को हटा दिया, उन्होंने चेंज इन एंथैल्पी 0 कर दी। जब भी रिएक्शन क्या थी, स्पॉन्टेनियस थी, स्पॉन्टेनियस की वजह से थी, एंट्रोपी की वजह से। अब एंट्रोपी समझते हैं, एंट्रोपी क्या होती है। ध्यान से देखो, जो ये एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। पहले क्या था, एक कंटेनर था, एक क्यूबिकल बॉक्स था। कोई भी कंटेनर जो एक बॉक्स है, उसमें क्या कर रखा है, एक स्लिट रख रखी है, ठीक है। एक स्लिट रख रखी है, एक मूविंग स्लिट, एक पोर्टेबल और मूविंग स्लिट बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ब्लैक मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे व्हाइट मॉलिक्यूल्स रख रखे हैं उन लोगों ने। और अभी क्या है, ये ऑर्डर्ड है, ठीक है। अभी ये ऑर्डर्ड है, मतलब आपको अगर ब्लैक मॉलिक्यूल चाहिए तो आप हाथ डाल के ब्लैक मॉलिक्यूल निकाल लोगे, अगर आपको व्हाइट चाहिए तो व्हाइट निकाल लोगे आप हाथ डाल के, ठीक है। आपको अगर ये वाला चाहिए तो आप हाथ डाल के निकाल लोगे, ये वाला चाहिए तो हाथ डाल के निकाल लोगे। बट अगर मैंने ये जो स्लिट है ना, ये मूविंग स्लिट है, वो हटा दी, अगर मैं इसको हटा दी तो क्या होगा, वहां पे सब मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। वहां पे सब मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूजन हो जाएगा दो गैसेस का। ये दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ए गैस है, ये बी गैस है, ए और बी के डिफ्यूजन हो जाएंगे। अगर आप हाथ डाल के मैं बोलूँ कि आप ब्लैक निकाल दो, ब्लैक मॉलिक्यूल निकाल दो, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल निकाल दो, ए के मॉलिक्यूल निकाल दो, तो आप नहीं निकाल सकते। अब आप नहीं निकाल सकते हो, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन गैस मतलब डिसऑर्डरनेस हो गई है। यहाँ पे क्या था, ऑर्डर थे सारे, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऑर्डर थे, ए के मॉलिक्यूल्स इधर थे और बी के मॉलिक्यूल्स इधर थे। बट अब जैसे ही मैंने स्लिट हटा दी तो वहाँ पे क्या हो गया, डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गई। डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गई मतलब ऑर्डर नहीं रहा। अब क्या हो गई, डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गई।
डिसऑर्डरनेस बोल सकते हैं, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गई, इसी को बोलते हैं एंट्रोपी। इसको क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। जो मैंने लिखा हुआ, जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो द ग्रेटर द डिसऑर्डरनेस इन आइसोलेटेड सिस्टम द हायर इज द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी किसकी, एंट्रोपी क्या बताती है? एंट्रोपी बताती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस को। एंट्रोपी डिफाइंस द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम। आया समझ में? तो जितनी ज़्यादा डिसऑर्डरनेस उतनी ज़्यादा एंट्रोपी। एंड एंट्रोपी चेंज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और आयंस फ्रॉम वन पैटर्न द रिएक्टेंट्स टू अनदर। मतलब जितने तरीके से हम एटम्स को अरेंज कर सकते हैं कोई भी एक सिस्टम में, जिस तरीके से हम एटम्स को अरेंज कर सकते हैं, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर सकते हैं एक सिस्टम में, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उसकी एंट्रोपी होगी, ठीक है। उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उसकी एंट्रोपी होगी। डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर वुड मीन इंक्रीज इन एंट्रोपी, ठीक है। जितनी ज्यादा रेगुलरिटी डिक्रीज होगी मतलब इरेगुलरिटी बढ़ रही है, इरेगुलरिटी बढ़ रही है मतलब हमारा एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है। फॉर अ गिवन substance the crystalline solid state is the state of lowest entropy, very important, the gaseous state is the state of highest entropy, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, आपको पता हो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कौन सा होता है, अमॉर्फस सब्सटेंस कौन सा होता है? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस मतलब जहाँ पे जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो रेगुलर है, ठीक है। जो पैटर्न है वो रेगुलर होता है, जो अमॉर्फस है उसमें इरेगुलर पैटर्न होता है। तो जो अमॉर्फस हमारा क्रिस्टल है, जो हमारा अमॉर्फस मटेरियल है, वो क्या होगा? एंट्रोपी से ज्यादा होगी और क्रिस्टलाइन की सबसे कम होगी एंट्रोपी। सिमिलरली अगर सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें, सिमिलरली अगर सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करें तो गैस की ज्यादा होगी एंट्रोपी, फिर लिक्विड की और फिर सॉलिड की ज्यादा होगी। अब देखते हैं ये वाला पार्ट। When heat is added to system, जब हीट ऐड करें सिस्टम में तो वहां पे क्या हो रहा है? इट इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मोशंस कॉजिंग इंक्रीजिंग रैंडमनेस। जैसे हम हीट ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं रैंडमली मोशन करेंगे तो क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा बढ़ेगी और डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो हीट क्यू हैज रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम। कैन वी इक्वेट डेलिस विद क्यू? यस, क्योंकि हमको पता है कि जो डेलिस है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हम हीट बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, ये पता लग गया। सिमिलरली experience suggests that distribution of heat also depends on the temperature at which heat is added to system. Very important point. टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम हीट किस टेम्परेचर पे दे रहे हैं, ठीक है। A system at higher temperature has greater randomness than it at lower temperature. अगर सिस्टम ज्यादा टेम्परेचर पे, अगर हमने टेम्परेचर ज्यादा कर रखा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे तो एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगी। अगर सिस्टम लो टेम्परेचर पे तो मॉलिक्यूल्स होंगे वो चुपचाप बैठे रहेंगे। Thus temperature is the measure of the average chaotic motion of the particle system. Heat added to system at lower temperature causes greater randomness than when the same quantity of heat is added to it at higher temperature. Very important point, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस पार्ट में। जब हीट आप ऐड कर रहे हो लो टेम्परेचर सिस्टम पे तो वहां पे एंट्रोपी बढ़ेगी, बट अगर आप हीट ऐड करो हाई टेम्परेचर सिस्टम पे, वहां पे पहले से एंट्रोपी ज्यादा है, आप और हीट दोगे तो वहां पे एंट्रोपी ज्यादा नहीं होगी, वहां पे कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? अगर आप हीट ऐड कर रहे हो लो टेम्परेचर पे तो एंट्रोपी बढ़ती है, अगर आप हीट कर रहे हो हाई टेम्परेचर सिस्टम पे तो वहां पे एंट्रोपी घट जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंट्रोपी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। क्या बोल सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो डेलिस दिस सजेस्ट दैट एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डेलिस इज रिलेटेड विद क्यू एंड टी फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आपका फॉर्मुला क्या आ गया? आपका फॉर्मुला आ गया, ये फॉर्मुला आएगा आपका, ठीक है। डेलिस सिस्टम इक्वल्स टू क्यू सिस्टम क्यू अपॉन टी, ठीक है। क्यू ऑफ सिस्टम जितनी आप हीट दे रहे हो और किस टेम्परेचर में दे रहे हो दैट इज टी, तो क्यू अपॉन टी इज कॉल्ड द डेलिस सिस्टम, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज डेलिस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, ठीक है। अब ये पहले देख लेते हैं, बताया तो आपको, मैं बता दिया कि जो एंट्रोपी ऑर्डर होगा क्या होगा? गैस से ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो आपको क्या होगा? डेलिस पॉजिटिव आएगा। अगर लिक्विड से गैस जाओगे तो आपको डेलिस पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि गैस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, रैंडम होंगे, गैस में बहुत दूर होंगे, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगी, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी, तो डेलिस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप गैस से लिक्विड जा रहे हो, गैस में लिक्विड मतलब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो रैंडमनेस कम हो गई, तो वहां पे डेलिस नेगेटिव हो जाएगा। और लिक्विड सॉलिड तो डेलिस बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि लिक्विड सॉलिड जाने पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, रेगुलर पैटर्न बन जाएगा और डेलिस क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आया समझ में? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम उससे कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिक्विड सॉलिड बन रहा है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी एंट्रोपी। थर्ड सेकंड देखो, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रेज करें तो एट 0 केल्विन द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर स्टैटिक एंड एंट्रोपी इज मिनिमम। इफ टेम्परेचर रेज टू 115 केल्विन देन बिगिन टू मूव। तो 0 केल्विन टू 115 केल्विन ले जा रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मतलब हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जा रहे हैं, तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जाएंगे तो एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगी। सिमिलरली अगर नेक्स्ट देखो 2NH CO3 सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये गैस देख रहे हैं। सॉलिड से क्या हो रहा है? गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारा रिएक्टेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में और प्रोडक्ट्स हमारे गैसियस स्टेट में, सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक गैसियस मॉलिक्यूल है, वेरी इंपॉर्टेंट देख लो यहाँ से, एक गैसियस मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो गैसियस
एटम्स है, ठीक है, 2 गैसेस एटम्स है, तो क्या ज्यादा कहां पर होगी एंट्रोपी, ज्यादा होगी हमारी प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है, ज्यादा होगी हमारे प्रोडक्ट साइड पे, दैट्स व्हाई डेल इज पॉजिटिव, ठीक है, डेल हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पर होगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आए समझ में। अब ध्यान से देखो, अब हमारा एंट्रोपी से भी हम स्पॉन्टेनियस डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, देखो यहाँ से, अब जब इसने बोला कि जो एंट्रोपी है वो टोटल एंट्रोपी क्या होगी, सिस्टम की एंट्रोपी होगी और सराउंडिंग की एंट्रोपी होगी। अगर टोटल एंट्रोपी डेल एस टोटल इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग 0 से ज्यादा होगी तो हम बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, हमारी जो रिएक्शंस है वो स्पॉन्टेनियस होगी, कब, जब डेल एस टोटल जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे डेल एस 0 होगा, ठीक है, द एंट्रोपी इज मैक्सिमम एंड द चेंज इन एंट्रोपी डेल एस इज 0, ठीक है, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तो डेल एस क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर ये आपको फॉर्मूला बता देगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो एंट्रोपी सराउंडिंग है, ठीक है, अब आपको टोटल एंट्रोपी निकालने के लिए आपको एंट्रोपी सिस्टम तो निकाल लेंगे हम इस फॉर्मूले से, बट एंट्रोपी सराउंडिंग निकालना इम्पॉसिबल है, ठीक है, निकालना पॉसिबल तो है बट उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। क्यों एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि सराउंडिंग तो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है ना, सराउंडिंग तो बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, तो उसकी एंट्रोपी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो केमिस्ट ने क्या बोला कि ये मेथड भी स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करने का, ठीक है, ये मेथड भी स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करने का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आए समझ में, क्यों अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एंट्रोपी में वो कंसीडर करनी पड़ रही है और सराउंडिंग एंट्रोपी निकालना इतना इजी नहीं होता, दैट्स व्हाई। तो उन्होंने क्या बोला कि एक नया फंक्शन चाहिए जिससे कि हम स्पॉन्टेनिटी डिफाइन कर सके, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब भी डेल एस टोटल जो है ग्रेटर देन 0 होगा, डेल एस टोटल मतलब डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग, जो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, बट यहाँ पे सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालना इतना पॉसिबल नहीं होता, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस्ड और दे invent a new function that is Gibbs free energy, that is the Gibbs energy in spontaneity। अब ये Gibbs energy आया कैसे वो देखते हैं ध्यान से। तो देखो हमको पता है कि जो हमारी Gibbs free energy होगी वो क्या होती है, we have seen that for a system it is the in total entropy chain del S total which decide the spontaneous process, ठीक है, but most of the chemical reactions fall in the category of either closed system or open system, therefore most of the chemical reaction there are changes in both enthalpy and entropy। वहाँ पे एंथैल्पी भी चेंज हो रही है और एंट्रोपी भी चेंज हो रही है, तो दोनों चेंज हो रही है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी वाली स्पॉन्टेनियस है कौन सी वाली नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसलिए हम क्या कर दिया, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को ही कंबाइन करके एक नया फंक्शन ऑपरेट किया, ठीक है, एक नया फंक्शन इजाद किया। इट इज क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन इन प्रीवियस सेक्शन दैट नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी अलोन कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन और स्पॉन्टेनियस चेंज फॉर दीस स्टेट्स, ठीक है, ना ही अकेले एंट्रोपी काफी है ना ही अकेले एंथैल्पी काफी है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को पता लगाने के लिए। तो हमको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, एंथैल्पी पता होनी चाहिए और एंट्रोपी पता होनी चाहिए, तभी हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो उसी के बाद आपका एक फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। अब ध्यान समझना, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, दैट इज एच माइनस क्यू रिवर्सिबल। मतलब ये क्यू रिवर्सिबल क्या है, ये क्यू रिवर्सिबल है एनर्जी ड्यू टू रैंडमनेस, ठीक है, ये क्यू रिवर्सिबल क्या है, एनर्जी ड्यू टू रैंडमनेस। अब हमको क्या करना है, हमको एनर्जी देनी है, तो एनर्जी हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम वर्क करना है। अब ये क्या है, ये जी जो है वो यूजफुल एनर्जी है, यूजफुल एनर्जी टू डू वर्क। ये जी क्या निकाल रहे हैं हम, ये जी निकाल रहे हैं हम यूजफुल एनर्जी। ये जी क्या है, यूजफुल एनर्जी है जिससे कि हम वर्क कर सके, टू डू वर्क, टू डू वर्क। ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी एच माइनस क्यू रिवर्सिबल, क्योंकि ये क्यू रिवर्सिबल तो क्या है, ये क्यू रिवर्सिबल तो एनर्जी है, किसकी वजह से, रैंडमनेस की वजह से, तो इसको तो निकाल देंगे हम, इसको माइनस कर देंगे एच में से। तो एच में से माइनस करने के बाद जितनी भी एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज द यूजफुल एनर्जी टू डू वर्क, दैट इज द यूजफुल एनर्जी टू डू वर्क। तो क्यू रिवर्सिबल क्या है, क्यू रिवर्सिबल हमको पता है कि डेल एस इक्वल्स क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो क्यू रिवर्सिबल क्या हो गया, डेल टी डेल एस। तो हमने क्या लिख दिया, एच माइनस टी डेल एस और एच माइनस टी एस, ठीक है, एच माइनस टी एस, जी हो गया हमारा, जी हो गया एच माइनस टी एस। अगर हम चेन निकाला तो डेल जी हो गया हमारा डेल एच माइनस टी डेल एस, जो आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो इससे इस डेल जी से हमको पता लगा सकते हैं हम कि जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, कैसे वो भी मैं बताता हूं आपको। तो ध्यान से देखो, आपको पता कैसे लगाना है कि जो हमारी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो आपको पता लगेगा कि डेल जी नेगेटिव है, अगर डेल जी नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस, अगर डेल जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर डेल जी जीरो है तो मतलब हमारी आपकी रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, आपकी रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो ध्यान से देखो, डेल एस सिस्टम इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, टी डेल एस सिस्टम इज द एनर्जी व्हिच इज नॉट अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, जो आपको बता दिया, ठीक है, टी डेल एस सिस्टम इज द एनर्जी, ठीक है, ये बता दिया मैंने, टी डेल एस क्या है, जो एनर्जी है वो किसके लिए है, ये यूजफुल वर्क करने के लिए यूज नहीं होती है, वो किसके लिए, किसकी वजह से होती है, वो रैंडमनेस की वजह से आती है, ठीक है, वो एनर्जी इज नॉट यूज्ड टू डू यूजफुल वर्क, इट इज द एनर्जी which arises due to the randomness, वो रैंडमनेस की वजह से आ रही है, ठीक है। सो डेल जी इज द नेट अवेलेबल एनर्जी टू डू यूजफुल वर्क एंड दस इज द मेजर ऑफ द फ्री एनर्जी। इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी अवेलेबल है वर्क करने के लिए, कितनी एनर्जी अवेलेबल है वो कैसे निकलेगी, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, दैट इज डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस।
तो डेल जी गिव्स अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस कांस्टेंट प्रेशर एंड टेंपरेचर। डेल जी नेगेटिव जो आपको बता दिया मैंने। तो आपका इक्विलिब्रियम पे है डेल जी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये मैं अगले चैप्टर में आपको पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। आपको मैं पहले इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा डेल जी 0 क्यों होता है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम डेल जी इक्वल टू 0, और ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, हम इस टेबल से क्या पता लगा रहे हैं, हम इस टेबल से पता लगा रहे हैं कि जो डेल आर जी है वो नेगेटिव होगा, तो कब होगा, और जब होगा तो वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट देखो, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है, अगर डेल आर नेगेटिव है और डेल आर पॉजिटिव है, तो कोई भी आप टेम्परेचर ले लो, ठीक है। डेल एच नेगेटिव है और डेल एच पॉजिटिव है, तो कोई भी आप टेम्परेचर ले लो, हमेशा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा इस केस में डेल जी आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। आपका डेल जी हमेशा नेगेटिव आएगा, तो स्पॉन्टेनियस ऑल टेम्परेचर, ठीक है, स्पॉन्टेनियस ऑल टेम्परेचर। सेम केस देखते हैं, अगर नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव कर दिया तो ये पॉजिटिव बन गया। तो जब ये नेगेटिव कब होगा, जब आपकी डेल एच ज्यादा होगी डेल एच से, ठीक है। आपकी डेल एच ज्यादा होगी डेल एच से, तो आपकी जो डेल आर जी है वो ज्यादा नेगेटिव कब होगी, जब एट लो टेम्परेचर बोल सकते हैं। और पॉजिटिव कब होगी, जब हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर मतलब ये पार्ट आपका बढ़ जाएगा। अगर ये पार्ट बढ़ गया तो आपको पॉजिटिव पार्ट बढ़ जाएगा। अगर आपका ये पार्ट बढ़ गया, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव टी डेल एच बन गया। तो आपकी डेल जी जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी जब टेम्परेचर बड़ा होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो आपकी नेगेटिव रहेगी। सिमिलरली अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये भी वही है, एट लो टेम्परेचर आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर हाई टेम्परेचर है, अगर ये पार्ट नेगेटिव है और हाई टेम्परेचर आपने कर दिया तो इससे ये ज्यादा हो गया बड़ा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला ज्यादा बड़ा हो गया, नेगेटिव वाला ज्यादा बड़ा हो गया, तो डेल जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, कोई भी कुछ भी कर लो आप, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर डेल एच, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला भी मार्क कर लो, डेल एच अगर पॉजिटिव है और डेल एच अगर नेगेटिव है, तो आपका कोई भी टेम्परेचर देख लो, आपकी हमेशा रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब डेल एच पॉजिटिव और डेल एच नेगेटिव है, तो हमेशा डेल जी क्या होगा, हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, दैट्स व्हाट दिस टेबल इज ऑल अबाउट। तो इस टेबल से एक क्वेश्चन पक्का से आता है, ध्यान समझ लेना कि क्या बताया मैंने, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज एंट्रोपी इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इतना डीप में दे नहीं रखा है इस बुक में, और इतना आपको पढ़ना भी नहीं है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कार्नोट इंजन से एसोसिएटेड, ठीक है, कार्नोट इंजन से एसोसिएटेड है। लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड इन सेवरल वेज। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन व्हाई स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर सो कॉमन। ये क्या बताता है कि जो स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट रिलीज हो रही है, वो इतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस क्यों है, वो ये बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखो ये क्यों बोला गया कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है, मोर कॉमन होती है। क्यों? देखो, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी। इंक्रीज द डिसऑर्डरनेस ऑफ सराउंडिंग में डिसऑर्डरनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड ओवरऑल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। और पूरा का पूरा ओवरऑल एंट्रोपी बोल सकते हैं हम, वो पॉजिटिव हो जाएगी। ओवरऑल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाएगी। अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि जो मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। इसका जो मोर डीप पार्ट है वो फिजिक्स में है, ठीक है। आपका कार्नोट इंजन में आप ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है। अब आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलता है ये, देखो ध्यान समझना कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है तो मूव इन स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन, दे मे स्पिन लाइक अ टॉप एंड द बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स मे स्ट्रेच एंड कंप्रेस। जब भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो मूव करेंगे, स्ट्रेच होंगे, कंप्रेशन होंगे, वहां पे वाइब्रेशन होगा, वहां पे रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा, वाइब्रेशनल मोशन होगा। व्हेन टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस, ये मोशन ज्यादा वाइब्रेस होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। बट ऑन द अदर एंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने टेंपरेचर कम कर दिया, अगर आपने टेंपरेचर बहुत कम कर दिया, तो जो मोशंस होंगे, जो मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे थे वो बहुत कम हो जाएंगे, जो मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे थे वो बहुत कम हो जाएंगे। उसकी वजह से द एंट्रोपी ऑफ एनी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अप्रोचेस जीरो एज द टेंपरेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन होता है, ठीक है। ओके नहीं, ये जीरो केल्विन है, ठीक है। ये क्या है, जीरो केल्विन, ठीक है। तो जीरो केल्विन, अगर आपने टेंपरेचर जीरो केल्विन कर दिया, किसका, अमॉर्फस क्रिस्टल का नहीं, प्योर एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, ठीक है। अमॉर्फस सब्सटेंस का नहीं, प्योर एंड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है आपका, और आपने क्या कर दिया, जीरो केल्विन टेंपरेचर कर दिया, तो जो आपकी एंट्रोपी होगी वो अप्रोच कर देगी जीरो को, तो आपकी एंट्रोपी होगी सिस्टम की वो हो जाएगी जीरो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि जब भी आपने अगर जीरो केल्विन टेंपरेचर कर दिया किसी भी प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, तो आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज सो बिकॉज देयर इज परफेक्ट ऑर्डर इन क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगी, एकदम परफेक्ट क्रिस्टल हो जाएंगे, जो मॉलिक्यूल्स थे वो एकदम सीज हो जाएंगे। सीज मतलब वो बिल्कुल मोशन नहीं करेंगे, वो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करेंगे जीरो केल्विन पे। तो वहां पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी, वहां पे कोई भी रैंडम मोशन, कोई भी डिसऑर्डरनेस नहीं होगी। दैट इज ऑल अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आते हैं ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। ये मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा जब इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये एक ही पार्ट बचा है, एक पार्ट बचा और एक क्वेश्चन बचा है। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में जब आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, फिर ये आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तब तक आप ये फॉर्मुला देख सकते हो, डेल आर जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log K। इससे एक फॉर्मुला आता है, इससे एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो ये आपको मैं अगले जब इक्विलिब्रियम का वन शॉट आएगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक यही पार्ट बचा है, क्योंकि पहले आपको मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर फाइनली खत्म होता है, दी एंड। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यू कैन कॉमेंट इट बिलो, आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम फाइनली मेरा फेवरेट चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। आपको बहुत ही अच्छी तरह मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूं, जैसे मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाया। आई होप आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप कोशिश करना, अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट भी करना कि क्या अच्छा लगा आपको। तो जो भी आपके फ्रेंड नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में, क्लास 12th में, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।